हेलो फ्रेंड्स, बुक डार्क रीडर पर आप सभी का स्वागत है। आज हम बात करने वाले हैं साइको साइबरनेटिक्स बाय मैक्सवेल माल्ट्स। यह किताब इंसान के आत्म चित्र यानी सेल्फ इमेज को बदलकर जीवन, सफलता और खुशी को अंदर से रूपांतरित करने की गहरी समझ देती है। अब देखिए, एक बात बताऊं, ज्यादातर लोग ये मानते हैं कि उनकी जिंदगी बाहर की परिस्थितियों से तय होती है। पैसा कम है तो दुखी हूं, बॉस अच्छा नहीं है तो गुस्सा हूं, लोग सम्मान नहीं करते तो मैं भी खुद को छोटा समझता हूं। लेकिन लेखक यहां पहले ही झटके में कह देते हैं कि असली खेल बाहर नहीं, अंदर चल रहा है। और वो अंदर क्या है? आपका अपने बारे में बना हुआ चित्र। लेखक इसे बहुत साफ शब्दों में कहते हैं, योर सेल्फ इमेज इज द की टू ह्यूमन पर्सनैलिटी एंड ह्यूमन बिहेवियर। अब इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये कि आप अपने बारे में अंदर ही अंदर जो मानते हैं, आप वही बन जाते हैं। आप जितना सोचते हैं कि मैं उतना ही हूं, आपकी जिंदगी उतनी ही हो जाती है। समझे? मैक्सवेल माल्ट्स कोई मोटिवेशनल स्पीकर नहीं थे, वो एक प्लास्टिक सर्जन थे। ये बात बहुत जरूरी है समझने के लिए। वो लोगों के चेहरे बदलते थे, नाक ठीक करते थे, जले हुए चेहरे सुधारते थे। और उन्होंने एक अजीब चीज नोटिस की। कुछ लोग ऑपरेशन के बाद पूरी तरह बदल जाते थे, आत्मविश्वासी, खुश, खुले हुए। और कुछ लोग, जिनका चेहरा टेक्निकली एकदम सही हो गया था, फिर भी अंदर से वही टूटे हुए, डरे हुए, संकुचित रहते थे। तब उनके दिमाग में सवाल उठा, अगर चेहरा बदलने से जिंदगी नहीं बदल रही तो बदल क्या रहा है? यहीं से इस किताब की नींव पड़ी। लेखक समझाते हैं कि इंसान का दिमाग एक तरह की गोल सीकिंग मशीन है। जैसे मिसाइल को टारगेट दे दो, वो रास्ते में भटकेगी, ऊपर नीचे होगी, लेकिन अंत में लक्ष्य तक पहुंचेगी। वैसे ही हमारा दिमाग भी है। फर्क बस इतना है कि ज्यादातर लोग अपने दिमाग को गलत टारगेट दे देते हैं। अगर अंदर ये बैठा है कि मैं तो ऐसा ही हूं, मुझसे नहीं होगा, मैं फेल हूं, तो दिमाग उसी दिशा में काम करेगा। वो आपको ऐसे फैसले करवाएगा, ऐसे मौके दिखाएगा, ऐसे डर पैदा करेगा कि आप सच में वही बन जाओ जो आप सोचते हो। अब आप सोच रहे होंगे, यार ये तो पॉजिटिव थिंकिंग वाली बात लग रही है। लेकिन नहीं, लेखक साफ कहते हैं कि ये कल्पना नहीं है, ये साइकोलॉजी और न्यूरोसाइंस से जुड़ा हुआ फैक्ट है। दिमाग और नर्वस सिस्टम असली और कल्पना में फर्क नहीं कर पाते। अगर आप बार बार अपने आप को असफल होते हुए, डरते हुए, गिरते हुए इमेजिन करते हो, तो आपका नर्वस सिस्टम वैसा ही रिस्पॉन्स देने लगता है। दिल तेज धड़कता है, मांसपेशियां सिकुड़ जाती हैं, सोच नैरो हो जाती है। और फिर आप कहते हो, देखा, मैं तो पहले से ही कमजोर था। लेखक यहां एक बहुत ही पावरफुल बात कहते हैं, जिसे मैं ओरिजिनल में ही बोलना चाहता हूं। वी एक्ट एंड फील नॉट अकॉर्डिंग टू व्हाट थिंग्स आर रियली लाइक, बट अकॉर्डिंग टू द इमेज आवर नर्वस सिस्टम होल्ड्स ऑफ देम। अब इसका मतलब दिल से समझिए। चीजें जैसी हैं वैसी नहीं, बल्कि जैसी आप उन्हें मानते हो, वैसा आपका अनुभव बनता है। दो लोग एक ही सिचुएशन में हो, एक आगे बढ़ेगा, दूसरा टूट जाएगा। फर्क सिचुएशन में नहीं, सेल्फ इमेज में है। अब सेल्फ इमेज बनता कैसे है? लेखक बताते हैं कि यह बचपन से बनना शुरू हो जाता है। माता पिता के शब्द, टीचर की बातें, दोस्तों का मजाक, समाज की तुलना, सब मिलकर आपके अंदर एक साइलेंट तस्वीर बना देते हैं। और सबसे खतरनाक बात यह है कि समय के साथ हम उसे सच मान लेते हैं। मैं गणित में कमजोर हूं, मैं बोल नहीं पाता, मैं पैसा संभाल नहीं सकता, मैं प्यार के लायक नहीं हूं, ये सब सेंटेंसेस धीरे धीरे आपकी पहचान बन जाते हैं। लेकिन यहां राहत की बात भी है। लेखक कहते हैं कि सेल्फ इमेज कोई पत्थर की लकीर नहीं है, इसे बदला जा सकता है। और बदलने का तरीका भी वो बहुत प्रैक्टिकली बताते हैं। पहला कदम है अवेयरनेस। आपको देखना होगा कि आप अपने आप से अंदर क्या बात करते हो। दिन भर में आपके दिमाग में जो आवाज चलती है, वो कैसी है? वो आपको नीचे खींचती है या ऊपर उठाती है? ज्यादातर लोग अपने सबसे बड़े दुश्मन खुद होते हैं, क्योंकि वो खुद से ऐसे बात करते हैं जैसे किसी दुश्मन से। दूसरा कदम है इमेजिनेशन का सही इस्तेमाल। लेखक इमेजिनेशन को भगवान का दिया हुआ सबसे शक्तिशाली टूल मानते हैं। वो कहते हैं कि सक्सेसफुल लोग पहले अपने दिमाग में जीतते हैं,
फिर बाहर। अगर आप रोज कुछ मिनट शांति से बैठकर खुद को कॉन्फिडेंट, काम और केपेबल इमेजिन करते हो, तो आपका नर्वस सिस्टम उसे रियल मानना शुरू कर देता है। शुरुआत में फेक लगेगा, ऑकवर्ड लगेगा, दिमाग बोलेगा ये सब बकवास है। लेकिन लेखक कहते हैं अभ्यास जारी रखो, क्योंकि दिमाग रेपिटेशन से सीखता है, लॉजिक से नहीं। यहां एक रिलेटेबल एग्जाम्पल समझिए। मान लीजिए एक आदमी है, ऑफिस में काम करता है, लेकिन हर मीटिंग में बोलने से डरता है। दिल धड़कता है, गला सूखता है। वो खुद को बोलते हुए नहीं, बल्कि फेल होते हुए इमेजिन करता है। अब लेखक उसे कहते हैं रोज रात को सोने से पहले खुद को एक मीटिंग में कामली बोलते हुए इमेजिन करो। लोग सुन रहे हैं, आप साफ बोल रहे हो, आप कॉन्फिडेंट हो। कोई जादू नहीं होगा, लेकिन धीरे धीरे नर्वस सिस्टम नया पैटर्न सीख लेगा। और एक दिन असली मीटिंग में आप नोटिस करोगे कि डर थोड़ा कम है। वही छोटी जीत है। लेखक एक और जरूरी कॉन्सेप्ट लाते हैं, फेलियर और मिस्टेक का। वो कहते हैं कि फेलियर इंसान नहीं होता, बिहेवियर होता है। आप असफल नहीं हो, आपने असफल तरीका अपनाया। ये फर्क समझना बहुत जरूरी है, क्योंकि जब आप खुद को फेलियर मान लेते हो तो सेल्फ इमेज को चोट लगती है। लेकिन जब आप कहते हो कि ये अटेम्प्ट गलत था, तो सुधार की गुंजाइश बचती है। वो कहते हैं कि बच्चे चलते वक्त कितनी बार गिरते हैं, लेकिन क्या बच्चा ये कहता है मैं चलने के लायक नहीं हूं? नहीं, वो उठता है, फिर कोशिश करता है, क्योंकि उसके अंदर अभी सेल्फ इमेज खराब नहीं हुआ है। बड़े होकर हम गिरने को अपनी पहचान से जोड़ लेते हैं, और यहीं हम फंस जाते हैं। लेखक सलाह देते हैं कि खुद के साथ दयालु बनो, सेल्फ क्रिटिसिज्म को कम करो, कंस्ट्रक्टिव फीडबैक सीखो। हर रात अपने दिन की एक छोटी जीत लिखो या याद करो, चाहे वो बहुत छोटी क्यों ना हो, क्योंकि सेल्फ इमेज छोटी छोटी जीतों से बनता है, बड़ी स्पीचेस से नहीं। अब यहां मैं आपसे सच पूछता हूं, क्या आपने कभी ध्यान दिया है कि जब आप खुद को वर्थलेस महसूस करते हो, तब दुनिया भी वैसी ही लगती है, और जब आप अंदर से थोड़ा मजबूत होते हो, तो वही दुनिया मैनेजेबल लगने लगती है। यही साइबरनेटिक्स का पहला अध्याय हमें सिखाता है। बाहर कुछ बदलने से पहले अंदर की तस्वीर बदलनी होगी। अगले हिस्से में लेखक और गहराई में जाते हैं। वो बताते हैं कि ये दिमागी मशीन काम कैसे करती है, इमोशनल स्कार्स क्या होते हैं, और कैसे हम पुराने घावों को ढोते रहते हैं बिना जाने। यहीं से असली ट्रांसफॉर्मेशन शुरू होता है। अब जरा रुककर एक बात सोचिए। पहले हिस्से में हमने समझा कि इंसान का दिमाग एक गोल सीकिंग मशीन है, और उसका सेल्फ इमेज उस मशीन का टारगेट तय करता है। लेकिन अब सवाल उठता है, ये मशीन अंदर से चलती कैसे है? क्यों कई बार हम जानते हुए भी सही काम नहीं कर पाते, और क्यों कुछ लोग बार बार वही गलतियां दोहराते रहते हैं, जबकि उन्हें खुद भी पता होता है कि नुकसान हो रहा है। यहीं से लेखक दूसरे अध्याय में हमें दिमाग की असली कार्यप्रणाली से मिलवाते हैं। और यार, यहां आकर किताब सच में झटका देती है। मैक्सवेल मेल्ट्स कहते हैं कि इंसान का नर्वस सिस्टम किसी जज की तरह नहीं होता। वो ये तय नहीं करता कि क्या सही है, क्या गलत। वो सिर्फ इंस्ट्रक्शन फॉलो करता है। जैसे जीपीएस को गलत एड्रेस दे दो, वो आपको पूरे कॉन्फिडेंस के साथ गलत जगह पहुंचा देगा। रास्ते में वो कभी नहीं रुकेगा ये पूछने की भाई पक्का यहीं जाना है। ठीक वैसे ही, अगर आपने अपने दिमाग को अंदर से ये इंस्ट्रक्शन दे दी कि मैं लोगों के सामने बोल नहीं सकता, तो आपका नर्वस सिस्टम उसी के हिसाब से बॉडी को ऑपरेट करेगा। हाथ पसीजेंगे, आवाज कांपेगी, दिमाग खाली हो जाएगा, और फिर आप बोलोगे देखा, मैंने पहले ही कहा था, मुझसे नहीं होता। लेखक यहां एक बहुत शार्प लाइन बोलते हैं, जिसे ओरिजिनल में सुनना जरूरी है। द ह्यूमन नर्वस सिस्टम इज नॉट अ थिंकिंग सिस्टम, इट इज एन एक्टिंग सिस्टम। मतलब ये कि नर्वस सिस्टम सोचता नहीं, वो एक्शन लेता है। सोचने का काम कॉन्शियस माइंड करता है, लेकिन एक्शन सबकॉन्शियस और नर्वस सिस्टम के हाथ में है। और सबसे खतरनाक बात यह है कि नर्वस सिस्टम को फर्क नहीं पड़ता कि इंस्ट्रक्शन सच है या झूठ। उसे जो बार बार दिया जाएगा, वो उसी को सच मान लेगा। अब आप समझ पा रहे हो कि पॉजिटिव एफर्मेशन सिर्फ हवा में बोलने की चीज क्यों नहीं है।
वो नर्वस सिस्टम को नए आदेश देने का तरीका है। लेकिन लेखक यहां फेक पॉजिटिविटी के भी खिलाफ हैं। वो कहते हैं कि अगर आप खुद से ऐसी बातें बोलते हो जो आपको अंदर से बिलीवेबल ही नहीं लगती, तो उल्टा रेसिस्टेंस पैदा होगा। इसलिए वो एक प्रैक्टिकल तरीका बताते हैं, इमेजिनेशन थ्रू एक्सपीरियंस। यानी अपने आप को कोई सुपर हीरो मत बनाओ, बस अपने नेक्स्ट बेटर वर्जन को इमेजिन करो। अगर आज आप डरते हो तो खुद को फियरलेस मत देखो, खुद को थोड़ा कम डरता हुआ देखो। क्योंकि नर्वस सिस्टम ग्रेजुअल इंप्रूवमेंट को एक्सेप्ट करता है, सडन जंप को नहीं। यहां लेखक इमोशनल स्कार्स की बात करते हैं। वो कहते हैं कि इंसान के शरीर पर तो चोट दिख जाती है, लेकिन मन की चोट अदृश्य होती है। कोई इंसल्ट, कोई रिजेक्शन, कोई फेलियर, ये सब नर्वस सिस्टम में एक मेमोरी छोड़ जाते हैं। और दिक्कत ये है कि हम उन्हें जाने बिना कैरी करते रहते हैं। फिर कोई छोटी सी सिचुएशन आती है और वही पुरानी चोट ट्रिगर हो जाती है। आप कहते हो पता नहीं क्यों मैं उस वक्त ओवररिएक्ट कर गया। असल में आप ओवररिएक्ट नहीं कर रहे थे, आप ओल्ड वुंड से रिएक्ट कर रहे थे। लेखक साफ कहते हैं कि इमोशनल वुंड्स को हील किए बिना सेल्फ इमेज चेंज नहीं होता। और हीलिंग का पहला स्टेप है उन्हें पहचानना। खुद से पूछना कि ये डर नया है या पुराना, ये गुस्सा अभी का है या किसी पुराने अपमान का। जब आप इस सवाल को ऑनेस्टली पूछते हो तो आधा बोझ वहीं उतर जाता है। अब एक रिलेटेबल कैरेक्टर की बात करते हैं। मान लीजिए एक आदमी है, नाम रख लेते हैं अमित। अमित स्मार्ट है, मेहनती है, लेकिन प्रमोशंस में हमेशा पीछे रह जाता है। हर बार इंटरव्यू में कुछ न कुछ गड़बड़ हो जाती है। अंदर से उसे लगता है कि अथॉरिटी फिगर्स उसे जज कर रहे हैं। जब वो थोड़ा डीप जाता है, उसे याद आता है कि बचपन में उसके टीचर ने पूरी क्लास के सामने कहा था, तुम कभी लीडर नहीं बन सकते। उस दिन अमित ने कुछ नहीं कहा, लेकिन नर्वस सिस्टम ने वो लाइन रिकॉर्ड कर ली। सालों बाद भी वही इंस्ट्रक्शन चल रही है। मैक्सवेल मेल्ट्स कहते हैं कि जैसे शरीर को हील होने के लिए सही एनवायरनमेंट चाहिए, वैसे ही मन को भी चाहिए। और सबसे बड़ा एनवायरनमेंट है एक्सेप्टेंस। खुद को दोष देना बंद करो, अपने पास्ट को समझो, लेकिन उसमें रहो मत। क्योंकि गिल्ट और सेल्फ हेट्रेड सेल्फ इमेज के सबसे बड़े दुश्मन हैं। लेखक यहां फेलियर के कॉन्सेप्ट को और गहराई से तोड़ते हैं। वो कहते हैं कि इंसान को गलती से नहीं, गलती की इंटरप्रिटेशन से चोट लगती है। अगर हर गलती को आप अपनी पहचान बना लेते हो तो नर्वस सिस्टम डर मोड में चला जाता है। लेकिन अगर गलती को फीडबैक मानते हो तो वही नर्वस सिस्टम सीखने लगता है। वो कहते हैं अपने दिमाग को ये इंस्ट्रक्शन दो कि गलती मतलब एक्सपेरिमेंट। साइंटिस्ट एक्सपेरिमेंट में फेल होता है तो वो खुद को बेकार साइंटिस्ट नहीं कहता, वो डेटा कलेक्ट करता है। अगर आप भी ऐसा करना शुरू कर दो तो फियर धीरे धीरे क्यूरियोसिटी में बदलने लगता है। अब यहां एक बहुत प्रैक्टिकल एक्सरसाइज लेखक देते हैं। वो कहते हैं दिन के अंत में खुद से 3 सवाल पूछो। पहला, आज मैंने क्या सीखा? दूसरा, आज मैंने क्या बेहतर किया, चाहे थोड़ा सा ही क्यों ना हो? तीसरा, अगर आज की गलती को सुधारने का मौका मिले तो मैं क्या अलग करूंगा? ये सवाल सेल्फ इमेज को रिपेयर करते हैं, क्योंकि ये दिमाग को बताते हैं कि आप लर्नर हो, लूजर नहीं। लेखक ये भी कहते हैं कि इंसान की सबसे बड़ी प्रॉब्लम ओवर आइडेंटिफिकेशन है। हम अपने रोल को ही खुद मान लेते हैं। मैं एक फेलियर हूं, मैं इंट्रोवर्ट हूं, मैं अनलकी हूं, ये सब लेबल्स हैं, पहचान नहीं। जब आप लेबल को पहचान बना लेते हो तो ग्रोथ रुक जाती है। और यहीं पर वो एक सटल लेकिन पावरफुल बात कहते हैं, आप अपने थॉट्स नहीं हो, आप वो हो जो थॉट्स को देख सकता है। जिस दिन ये फर्क समझ में आ जाता है, उसी दिन से इंसान अपने दिमाग का गुलाम नहीं, मालिक बनना शुरू करता है। अब यार, यहां आकर किताब सिर्फ मोटिवेशन नहीं रहती, ये थेरेपी जैसी लगने लगती है। आप अपने पास्ट को नए लेंस से देखने लगते हो। आपको एहसास होता है कि जो आप आज हो वो किसी एक्सीडेंट की वजह से नहीं है, बल्कि रिपीट हुए इंस्ट्रक्शंस का नतीजा है। और अगर इंस्ट्रक्शंस बदले जा सकते हैं तो नतीजा भी बदलेगा। अगले हिस्से में लेखक हमें सिखाते हैं कि सही गोल्स कैसे सेट किए जाए और क्यों वेग विशेस नर्वस सिस्टम को कंफ्यूज कर देती हैं। वहीं से असली प्रैक्टिकल चेंज की शुरुआत होती है, जहां इमेजिनेशन
गोल, सेटिंग और एक्शन एक साथ जुड़ने लगते हैं। अब जरा गहराई में उतरते हैं, क्योंकि यहां से किताब सच में प्रैक्टिकल बनना शुरू होती है। अभी तक हमने समझा कि सेल्फ इमेज कैसे बनता है, नर्वस सिस्टम कैसे इंस्ट्रक्शंस फॉलो करता है और पुराने इमोशनल वुंड्स कैसे आज के फैसलों को बिगाड़ देते हैं। लेकिन अब एक सीधा सवाल उठता है, अगर दिमाग गोल सीकिंग मशीन है तो गोल आखिर दिया कैसे जाए? और यार, यहीं पर ज्यादातर लोग चूक जाते हैं। लेखक कहते हैं कि इंसान की सबसे बड़ी गलती ये होती है कि वो चाहता तो बहुत कुछ है, लेकिन चाहता क्लियर कुछ नहीं। वो कहता है मुझे सक्सेसफुल होना है, मुझे खुश रहना है, मुझे पैसा चाहिए, लेकिन नर्वस सिस्टम ऐसे वेग आदेशों पर काम नहीं कर सकता। उसे साफ, कॉन्क्रीट और महसूस होने वाला लक्ष्य चाहिए। जैसे मिसाइल को ये नहीं बोल सकते कि बस कहीं अच्छा सा पहुंच जाना, उसे एग्जैक्ट कोऑर्डिनेट्स चाहिए। उसी तरह दिमाग को भी। मैक्सवेल मेल्ट्स यहां एक बहुत सीधी लेकिन गहरी बात कहते हैं, अ गोल प्रॉपरली सेट इज हाफ वे रीच्ड। मतलब आधी जीत वहीं हो जाती है जहां लक्ष्य सही तरह से तय हो जाता है। अब इसका मतलब ये नहीं कि बस लिख लिया और हो गया। लेखक कहते हैं कि गोल ऐसा होना चाहिए जिसे आप इमेजिनेशन में देख सको, महसूस कर सको और अपने शरीर में उसकी प्रतिक्रिया महसूस कर सको। अब जरा अपने आप से पूछिए, आपने जो भी गोल्स बनाए हैं, क्या आप उन्हें सच में महसूस कर पाते हो या बस वर्ड्स हैं? ज्यादातर लोगों के गोल्स सिर्फ वर्ड्स होते हैं, और वर्ड्स नर्वस सिस्टम को एक्टिवेट नहीं करते, इमेजेस करते हैं। लेखक समझाते हैं कि इमेजिनेशन दिमाग की लैंग्वेज है। अगर आप अपने लक्ष्य को सिर्फ सोचते हो लेकिन विजुअलाइज नहीं करते, तो नर्वस सिस्टम इंडिफरेंट रहता है। लेकिन जब आप आंख बंद करके खुद को उस स्थिति में देखते हो, सुनते हो, महसूस करते हो, तब दिमाग कहता है, ओह, ये रियल लग रहा है, इसके लिए तैयारी करनी होगी। यहां एक आम आदमी का उदाहरण लेते हैं। मान लीजिए कोई व्यक्ति है जो फाइनेंशियल फ्रीडम चाहता है, लेकिन उसके दिमाग में बस इतना है, मुझे अमीर बनना है। अब ये कोई गोल नहीं है। लेखक कहते हैं, इमेजिन करो कि फाइनेंशियल फ्रीडम आपके लिए दिखती कैसी है। क्या आप सुबह बिना अलार्म के उठते हो? क्या आप किसी खास जगह बैठकर चाय पीते हो? क्या आप किसी के लिए काम नहीं कर रहे? जब तक ये तस्वीर साफ नहीं बनेगी, तब तक नर्वस सिस्टम को डायरेक्शन नहीं मिलेगा। और यहां एक बहुत जरूरी चेतावनी भी है। लेखक कहते हैं, गोल्स को स्ट्रगल और फोर्स से मत जोड़ो। बहुत लोग सोचते हैं कि अगर उन्होंने खुद को बहुत ज्यादा पुश नहीं किया तो वो लेजी हो जाएंगे। लेकिन सच ये है कि जब गोल सही तरह से प्रोग्राम्ड होता है तो एक्शन नेचुरल हो जाता है। आपको खुद को घसीटना नहीं पड़ता। वो एक कॉन्सेप्ट लाते हैं जिसे वो कहते हैं सर्वो मैकेनिज्म। आसान भाषा में ये वो ऑटोमेटिक सिस्टम है जो आपको लक्ष्य की तरफ ले जाता है। आप रास्ते में गलती करोगे, भटकोगे, लेकिन सिस्टम खुद करेक्शन करता रहेगा। बस शर्त यह है कि गोल क्लियर हो। अब यहां लोग एक और गलती करते हैं, वो गोल्स को अपनी वर्थ से जोड़ लेते हैं। अगर ये हासिल नहीं हुआ तो मैं बेकार हूं। लेखक कहते हैं, ये जहर है सेल्फ इमेज के लिए। गोल एक दिशा है, पहचान नहीं। अगर आप गोल से चिपक गए तो फेलियर में टूट जाओगे, लेकिन अगर गोल को एक्सपेरिमेंट की तरह देखोगे तो हर कोशिश आपको डेटर देगी। लेखक बताते हैं कि सही गोल सेटिंग में एक बैलेंस चाहिए, सीरियसनेस और प्लेफुलनेस का। बहुत ज्यादा सीरियसनेस नर्वस सिस्टम को टेंस कर देती है, और टेंस सिस्टम क्रिएटिव नहीं होता। इसलिए वो कहते हैं, गोल को खेल की तरह लो, जैसे बच्चा खेलते हुए सीखता है। वो गिरता है, हंसता है, फिर उठता है। उसे डर नहीं लगता कि अगर गिर गया तो मेरी वैल्यू खत्म हो जाएगी। अब यहां एक बहुत पावरफुल एक्सरसाइज दी जाती है जिसे लेखक द थिएटर ऑफ द माइंड जैसा मानते हैं। वो कहते हैं, रोज कुछ मिनट के लिए खुद के दिमाग में एक छोटा सा मूवी चलाओ जहां आप अपने गोल के करीब पहुंच चुके हो। कोई बड़ा ड्रामेटिक सीन नहीं, बस रोजमर्रा का। क्योंकि नर्वस सिस्टम रोजमर्रा की फेमिलियरिटी से सीखता है, सपनों की अतिशयोक्ति से नहीं। मान लीजिए कोई आदमी पब्लिक स्पीकिंग इंप्रूव करना चाहता है, तो वो खुद को स्टेज पर स्टैंडिंग ओवेशन लेते हुए मत देखे। वो खुद को कामली बात शुरू करते हुए देखे, पहला सेंटेंस अच्छे से बोलते हुए।
लोगों की नॉर्मल रिएक्शन, क्योंकि यहीं से कॉन्फिडेंस बिल्ड होता है। लेखक कहते हैं कि इमेजिनेशन का सही यूज फ्यूचर को मैनिपुलेट करने का तरीका है, लेकिन मिसयूज पास्ट में अटकने से होता है। बहुत लोग इमेजिनेशन का इस्तेमाल करके पुराने फेलियर्स रिप्ले करते रहते हैं। वो बार बार वही सीन देखते हैं जहां वो गड़बड़ा गए, और फिर कहते हैं ये मेमोरी है। लेखक कहते हैं मेमोरी भी इमेजिनेशन से ही चलती है। फर्क बस ये है कि एक आपको आगे ले जाती है, दूसरी पीछे बांध देती है। अब सेल्फ इमेज को मजबूत करने का एक और जरूरी हिस्सा आता है, रिलैक्सेशन। और यार, ये सुनकर लोग कंफ्यूज हो जाते हैं। वो सोचते हैं इतनी कंपटीशन है, इतना प्रेशर है, और ये आराम की बात कर रहा है। लेकिन लेखक बहुत साफ हैं। वो कहते हैं कि टेंस माइंड क्रिएटिव सॉल्यूशंस नहीं निकाल सकता। जब आप रिलैक्स्ड होते हो, तब सबकॉन्शियस बेहतर काम करता है। वो बताते हैं कि टॉप परफॉर्मर्स में एक कॉमन चीज होती है, वो प्रेशर में भी इंटरनली रिलैक्स्ड रहते हैं। इसका मतलब ये नहीं कि वो केयरलेस होते हैं। इसका मतलब ये है कि वो अपने सेल्फ इमेज को खतरे में नहीं डालते। वो जानते हैं कि परफॉर्मेंस गिरी तो भी वो इंसान के तौर पर इंटैक्ट हैं। लेखक एक लाइन कहते हैं जो दिल में उतर जाती है, डू नॉट लेट सक्सेस और फेलियर डिटर्मिन योर सेल्फ वर्थ। क्योंकि जिस दिन आपने सेल्फ वर्थ को परफॉर्मेंस से जोड़ दिया, उसी दिन नर्वस सिस्टम डर से भर जाएगा। अब प्रैक्टिकल लेवल पर वो कहते हैं कि अपने दिन में छोटे छोटे गोल्स रखो, ऐसे गोल्स जो अचीवेबल हों, क्योंकि हर अचीव्ड गोल सेल्फ इमेज को थोड़ा अपग्रेड करता है। जैसे जिम में मसल धीरे धीरे बनती है, वैसे ही सेल्फ इमेज भी रेपिटेशन से बनता है। और सबसे आखिरी लेकिन बहुत अहम बात, पेशेंस। लेखक कहते हैं कि सेल्फ इमेज ओवरनाइट नहीं बदलता। आप सालों की कंडीशनिंग को कुछ दिनों में नहीं हटा सकते, लेकिन अगर डायरेक्शन सही है तो स्लो प्रोग्रेस भी प्रोग्रेस है, और प्रोग्रेस नर्वस सिस्टम को भरोसा देता है। अब यहां आकर आपको महसूस होने लगता है कि ये किताब आपको बदलने के लिए नहीं कह रही, ये आपको वापस वही बनने में मदद कर रही है जो आप अंदर से हो सकते थे, अगर डर, गिल्ट और गलत इंस्ट्रक्शंस बीच में ना आते। अगले हिस्से में लेखक हमें सिखाते हैं कि कैसे इनर सक्सेस आउटर सक्सेस में बदलता है, और क्यों कई लोग अंदर से जीत जाते हैं लेकिन बाहर एक्शन लेने से डरते रह जाते हैं। वहीं से असली ब्रिज बनता है सोच और जीवन के बीच। अब यहां से बात थोड़ी और ईमानदार हो जाती है, थोड़ी अनकंफर्टेबल भी, क्योंकि अभी तक हम दिमाग, गोल, इमेजिनेशन, नर्वस सिस्टम की बात कर रहे थे। लेकिन अब लेखक एक सीधा सवाल पूछते हैं, अगर सब समझ में आ गया है, अगर गोल भी क्लियर है, सेल्फ इमेज पर भी काम चल रहा है, तो फिर बहुत से लोग एक्शन क्यों नहीं लेते? क्यों अंदर से सब ठीक लगने के बावजूद बाहर की जिंदगी में बदलाव नहीं दिखता? और यार, यही वो जगह है जहां इंसान खुद से झूठ बोलना शुरू कर देता है। मैक्सवेल मेल्ट्स कहते हैं कि असली रुकावट आलस नहीं होती, असली रुकावट डर होता है। और डर भी बाहर के खतरे का नहीं, अंदर की पहचान टूटने का डर। इंसान असफल होने से नहीं डरता, वो इस बात से डरता है कि अगर मैं फेल हो गया तो मैं कौन रह जाऊंगा। यही वजह है कि बहुत लोग कोशिश ही नहीं करते, क्योंकि कोशिश में हार का खतरा होता है, और हार में सेल्फ इमेज को चोट। लेखक यहां एक बहुत शार्प ऑब्जर्वेशन रखते हैं। वो कहते हैं कि कई लोग अनकॉन्शियस रूप से फेलियर को चूज करते हैं, क्योंकि फेलियर उनके पुराने सेल्फ इमेज से मैच करता है। सुनने में अजीब लगता है, लेकिन जरा सोचिए, अगर किसी इंसान के अंदर बैठा है कि मैं अनलकी हूं, तो जब कोई मौका आता है, वो या तो उसे छोड़ देगा या आधे मन से करेगा। और जब वो गड़बड़ होगी, वो बोलेगा, देखा, मैं तो पहले से ही जानता था। इस तरह फेलियर भी एक तरह की इमोशनल कंफर्ट बन जाती है। दर्द देती है, लेकिन पहचान को सुरक्षित रखती है। लेखक इसे कहते हैं फेलियर मैकेनिज्म, और वो साफ कहते हैं इंसान फेलियर से नहीं, सक्सेस से ज्यादा डरता है, क्योंकि सक्सेस नई जिम्मेदारी लाती है, नया रोल देती है, और पुराने सेल्फ इमेज को तोड़ती है। इसलिए कई लोग लास्ट मोमेंट पर खुद ही सबताज कर लेते हैं। देर से पहुंचना, तैयारी अधूरी रखना, अननेसेसरी रिस्क लेना, ये सब एक्सीडेंटल नहीं होते। अब यहां एक बहुत जरूरी फर्क बताया जाता है, एक्शन और एफर्ट का।
लेखक कहते हैं कि एफर्ट का मतलब जोर लगाना नहीं होता। बहुत लोग सोचते हैं कि अगर उन्होंने खुद को थका नहीं दिया तो वो काम नहीं कर रहे। लेकिन सच ये है कि सही प्रोग्राम्ड गोल में एक्शन स्मूथ होता है। आप फ्लो में रहते हो। जब जबरदस्ती होती है तो समझ लो कहीं ना कहीं डर काम कर रहा है। लेखक बताते हैं कि करेज का मतलब डर का न होना नहीं है। करेज का मतलब है डर के बावजूद सही एक्शन लेना, बिना सेल्फ इमेज को दांव पर लगाए। और ये तभी होता है जब आप अपने आप से ये वादा करते हो कि आउटकम चाहे जो हो, आपकी वैल्यू इंटैक्ट रहेगी। यहां वो एक बहुत ही प्रैक्टिकल माइंडसेट शिफ्ट सिखाते हैं। वो कहते हैं, एक्ट एज इफ यू आर ऑलरेडी द पर्सन यू वांट टू बी। लेकिन इसका मतलब फेक बनना नहीं है। इसका मतलब है अपने छोटे छोटे एक्शंस में उस वर्जन से अलाइनमेंट रखना। अगर आप कॉन्फिडेंट बनना चाहते हो तो कॉन्फिडेंस का इंतजार मत करो, कॉन्फिडेंट बिहेवियर प्रैक्टिस करो। नर्वस सिस्टम बिहेवियर से सीखता है, फीलिंग से नहीं। एक लाइन जो लेखक यहां कहते हैं उसे ओरिजिनल में सुनना जरूरी है। कॉन्फिडेंस इज नॉट समथिंग यू वेट फॉर, इट इज समथिंग यू डू। मतलब कॉन्फिडेंस कोई गिफ्ट नहीं है जो किसी दिन उतर आएगा, वो एक्शन का साइड इफेक्ट है। अब एक रिलेटेबल सिचुएशन सोचिए। मान लीजिए कोई आदमी है जो बिजनेस स्टार्ट करना चाहता है लेकिन सालों से प्लानिंग ही कर रहा है। वो कहता है जब कॉन्फिडेंस आएगा तब शुरू करूंगा। लेखक कहते हैं कॉन्फिडेंस तब आता है जब आप शुरू करते हो, उससे पहले नहीं। पहला कदम ऑकवर्ड होगा, दूसरा थोड़ा बेहतर, तीसरा मैनेजेबल, और सेल्फ इमेज धीरे धीरे अपडेट होगा। लेखक यहां रिस्पॉन्सिबिलिटी की भी बात करते हैं, लेकिन गिल्ट के बिना। वो कहते हैं कि रिस्पॉन्सिबिलिटी का मतलब खुद को दोष देना नहीं है। इसका मतलब ये स्वीकार करना है कि अब कंट्रोल मेरे हाथ में है। जब आप खुद को विक्टिम मानते हो तो नर्वस सिस्टम पैसिव मोड में चला जाता है। लेकिन जब आप कहते हो मैं जवाबदेह हूं, तब दिमाग ऑप्शंस ढूंढने लगता है। और यहां एक सटल ट्रैप भी बताया जाता है, परफेक्शनिज्म। बहुत लोग कहते हैं जब सब परफेक्ट होगा तब शुरू करूंगा। लेखक इसे फियर का सफिस्टिकेटेड रूप बताते हैं। परफेक्शनिज्म असल में फेलियर से बचने का बहाना है, क्योंकि परफेक्ट कुछ नहीं होता और इंतजार चलता ही रहता है। वो सलाह देते हैं इम्परफेक्ट एक्शन लो और फीडबैक से सुधार करो, क्योंकि रियल कॉन्फिडेंस प्लानिंग से नहीं, करेक्शन से बनता है। अब एक और इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट आता है, सेल्फ एक्सेप्टेंस। लेखक कहते हैं कि जब तक आप खुद को अभी के रूप में एक्सेप्ट नहीं करोगे तब तक चेंज टिकाऊ नहीं होगा। सेल्फ इंप्रूवमेंट बिना सेल्फ एक्सेप्टेंस के सेल्फ टॉर्चर बन जाती है। आपको यह मानना होगा कि मैं अभी जैसा हूं वैसा ठीक हूं और मैं बेहतर भी बन सकता हूं। दोनों बातें साथ चल सकती हैं। वो कहते हैं कि बहुत लोग खुद से नाराज रहते हैं। वो सोचते हैं कि नाराजगी उन्हें आगे धकेलेगी। लेकिन सच ये है कि सेल्फ हेट्रेड नर्वस सिस्टम को शट डाउन कर देती है। प्यार और एक्सेप्टेंस ही वो फ्यूल है जिससे चेंज होता है। अब इस हिस्से के अंत में लेखक एक बहुत सिंपल लेकिन पावरफुल प्रैक्टिस देते हैं। वो कहते हैं हर दिन एक ऐसा एक्शन करो जो थोड़ा अनकंफर्टेबल हो, लेकिन सेल्फ इमेज के खिलाफ न जाए। बहुत बड़ा नहीं, बस थोड़ा सा। क्योंकि हर छोटा साहसिक कदम सेल्फ इमेज को अपडेट करता है। और यहीं पर आपको एहसास होता है कि ये किताब आपको सुपरह्यूमन नहीं बना रही, ये आपको ह्यूमन बनना सिखा रही है। डर के साथ चलना, गलती के साथ सीखना और खुद को तोड़े बिना आगे बढ़ना। अगले हिस्से में लेखक हमें दिखाते हैं कि कैसे हैप्पीनेस और सक्सेस का रिश्ता गलत समझ लिया गया है और क्यों ज्यादातर लोग सक्सेस के पीछे भागते भागते खुशी खो देते हैं। वहीं से कहानी एक नया मोड़ लेती है। अब यहां कहानी एक ऐसा मोड़ लेती है जहां बहुत लोग खुद को आईने में पहचानने लगते हैं, क्योंकि अब लेखक हैप्पीनेस की बात करते हैं। और यार, ये वो शब्द है जिसे हम सब चाहते हैं, लेकिन शायद सबसे ज्यादा गलत समझते भी हैं। ज्यादातर लोग सोचते हैं कि पहले सक्सेस आएगी, फिर हैप्पीनेस आएगी। पहले पैसा, नाम, पहचान, अप्रूवल और फिर एक दिन मन शांत होगा। लेकिन लेखक यहां आकर साफ साफ कहते हैं कि यही सोच इंसान को अंदर से खोखला कर देती है। मैक्सवेल मेल्ट्स कहते हैं कि हैप्पीनेस कोई इनाम नहीं है जो लक्ष्य पूरा होने के बाद मिलता है। हैप्पीनेस एक बाई
प्रोडक्ट है सही तरीके से जीने का, सही तरीके से सोचने का और सही सेल्फ इमेज के साथ काम करने का। अगर आप हैप्पीनेस को फ्यूचर में टाल देते हो तो आप हमेशा खाली हाथ ही रहोगे, क्योंकि फ्यूचर कभी आता ही नहीं, वो हमेशा आने वाला कल बना रहता है। वो एक बहुत सीधी लेकिन चुभने वाली बात कहते हैं। लोग सोचते हैं कि जब सब ठीक हो जाएगा तब मैं खुश हो जाऊंगा, लेकिन सच ये है कि जो इंसान अभी खुश रहना नहीं जानता वो सब कुछ होने के बाद भी खुश नहीं रह पाएगा, क्योंकि उसका नर्वस सिस्टम हैप्पीनेस को एक्सेप्ट ही नहीं करता। वो उसे अनफेमिलियर टेरिटरी मानता है। लेखक यहां एक बहुत इंटरेस्टिंग कॉन्सेप्ट लाते हैं, द हैप्पीनेस हैबिट। वो कहते हैं कि हैप्पीनेस भी एक हैबिट है, जैसे दुख। बहुत लोग सालों से दुख की आदत डाल चुके होते हैं। शिकायत करना, तुलना करना, खुद को कम समझना, ये सब हैबिट्स बन जाती हैं। और जब कभी खुशी का मौका आता है तो वो अनकंफर्टेबल लगती है। इंसान खुद ही कुछ न कुछ ढूंढ लेता है जिससे मन खराब हो जाए। अब जरा ईमानदारी से सोचिए, क्या आपने कभी ऐसा किया है? सब ठीक चल रहा है, फिर भी दिमाग कोई पुरानी चिंता निकाल लाता है। लेखक कहते हैं ये एक्सीडेंट नहीं है, ये ट्रेन्ड नर्वस सिस्टम है जिसे ड्रामा और टेंशन की आदत पड़ चुकी है। वो कहते हैं कि हैप्पीनेस का मतलब ये नहीं कि जीवन में प्रॉब्लम नहीं होंगी। हैप्पीनेस का मतलब है कि प्रॉब्लम्स के बावजूद आप अंदर से स्टेबल रहो, और ये स्टेबिलिटी सेल्फ इमेज से आती है। जब आप अंदर से खुद को एडिक्वेट मानते हो तब बाहरी उतार चढ़ाव आपको पूरी तरह हिला नहीं पाते। लेखक एक और गहरी बात कहते हैं, गिल्ट हैप्पीनेस का सबसे बड़ा दुश्मन है। बहुत लोग खुद को खुश रहने की परमिशन ही नहीं देते। उन्हें लगता है कि अगर वो खुश हो गए तो वो इरिस्पॉन्सिबल हो जाएंगे या दूसरों के दर्द को इग्नोर कर देंगे। लेकिन ये एक भ्रम है। खुश इंसान ज्यादा कंपैशनेट होता है, कम नहीं। वो कहते हैं कि गिल्ट अक्सर पास्ट से जुड़ा होता है। मुझसे ये गलती हुई थी, मैं ऐसा नहीं होना चाहिए था। लेकिन पास्ट को बार बार सजा की तरह इस्तेमाल करना सेल्फ इमेज को कमजोर करता है। लेखक यहां फॉरगिवनेस की बात करते हैं, दूसरों की नहीं, खुद की। जब तक आप खुद को माफ नहीं करोगे तब तक आगे बढ़ने की एनर्जी नहीं आएगी। एक लाइन जो यहां बहुत क्वाइटली लेकिन गहराई से आती है, यू कैनॉट आउट परफॉर्म योर सेल्फ इमेज। मतलब आप बाहर जितना भी कर लो, अंदर की छवि से आगे नहीं जा सकते। अगर अंदर आप खुद को अनवर्दी मानते हो तो हैप्पीनेस टिक ही नहीं पाएगी। अब यहां लेखक एंजॉयमेंट और प्लेजर में फर्क बताते हैं। प्लेजर मोमेंटरी होता है, खाना, पैसा, तारीफ। एंजॉयमेंट अंदर से आता है, किसी काम में खो जाना, किसी रिश्ते में सच्चाई महसूस करना, किसी प्रोग्रेस को देखना। प्लेजर खत्म होते ही खालीपन आता है, लेकिन एंजॉयमेंट एनर्जी देता है। वो कहते हैं कि मॉडर्न इंसान प्लेजर का एडिक्ट हो गया है और एंजॉयमेंट भूल गया है। और यही वजह है कि इतना कंफर्ट होने के बावजूद लोग रेस्टलेस हैं। सेल्फ इमेज जब कमजोर होता है तो इंसान बाहरी स्टिम्युलेशन से खुद को भरने की कोशिश करता है। लेखक सलाह देते हैं, अपने दिन में ऐसे काम शामिल करो जिनमें रिजल्ट से ज्यादा प्रोसेस मजेदार हो, क्योंकि प्रोसेस एंजॉयमेंट नर्वस सिस्टम को सेफ सिग्नल देता है। वो बताता है कि जीवन सिर्फ दौड़ नहीं है, जीने की जगह भी है। अब एक रिलेटेबल कैरेक्टर को फिर से लेते हैं। वही आदमी जो गोल्स के पीछे भाग रहा था, अब थोड़ा रुकता है। वो रोज सुबह सिर्फ 5 मिनट शांति से बैठता है, बिना फोन, बिना नॉइज। शुरू में उसे अजीब लगता है, गिल्ट होती है कि मैं टाइम वेस्ट कर रहा हूं, लेकिन धीरे धीरे उसका नर्वस सिस्टम रिलैक्स होना सीखता है। और जैसे जैसे रिलैक्सेशन आती है, क्लैरिटी भी आने लगती है। लेखक कहते हैं कि रिलैक्सेशन आलस नहीं है, रिलैक्सेशन रिपेयर है। जैसे मसल वर्कआउट के बाद रिपेयर होती है, वैसे ही माइंड को भी रिकवरी चाहिए। बिना रिकवरी के परफॉर्मेंस गिरती ही है। यहां वो ह्यूमर की भी बात करते हैं। कहते हैं कि जो इंसान खुद पर हंस सकता है वो मेंटली हेल्थी होता है। जो हर चीज को पर्सनल अटैक मान लेता है वो हमेशा टेंशन में रहेगा। ह्यूमर सेल्फ इमेज को फ्लेक्सिबल बनाता है, और फ्लेक्सिबल सेल्फ इमेज ग्रोथ के लिए जरूरी है। वो ये भी बताते हैं कि हैप्पीनेस कंटेजस होती है। जब आप अंदर से स्टेबल होते हो तो आपके आसपास के लोग भी सुरक्षित महसूस करते हैं। रिश्ते बेहतर होते हैं, कम्युनिकेशन साफ होती है,
क्योंकि आप वैलिडेशन मांग नहीं रहे होते, आप प्रेजेंस दे रहे होते हो। अब इस हिस्से के अंत में लेखक एक बहुत सिंपल लेकिन पावरफुल ट्रूथ पर आते हैं। वो कहते हैं कि हैप्पीनेस कोई डेस्टिनेशन नहीं है जहां पहुंचकर आप टिक जाओगे। हैप्पीनेस एक वे ऑफ ट्रैवलिंग है, और अगर आप रास्ते में खुश नहीं हो सकते तो मंजिल पर भी नहीं हो पाओगे। और यहीं पर आपको महसूस होने लगता है कि साइबरनेटिक्स सिर्फ सक्सेस की किताब नहीं है, ये इनर पीस की किताब है। ये आपको सिखाती है कि जीत बाहर से नहीं, अंदर से शुरू होती है। अगले हिस्से में लेखक और भी प्रैक्टिकल टूल्स देते हैं, कैसे ओल्ड हैबिट्स को कॉन्शियसली रिप्लेस किया जाए, कैसे नेगेटिव पैटर्न्स को तोड़ा जाए, और कैसे सेल्फ इमेज को रोजमर्रा की जिंदगी में मजबूत किया जाए। वहीं से असली लॉन्ग टर्म चेंज की नींव पड़ती है। अब यहां से किताब एकदम जमीन पर उतर आती है। अब बात सिर्फ समझने की नहीं रहती, बदलने की होने लगती है। क्योंकि अब तक आपने जान लिया कि सेल्फ इमेज क्या है, हैप्पीनेस कैसे आती है, डर कैसे काम करता है। लेकिन लेखक जानते हैं कि सिर्फ समझ लेने से जिंदगी नहीं बदलती। अगर समझना ही काफी होता तो सबसे पढ़े लिखे लोग सबसे खुश और सफल होते। लेकिन ऐसा है नहीं, इसलिए अब वो हैबिट्स की बात करते हैं। और यार, यहां आकर बहुत लोगों को हल्की सी चुभन होती है, क्योंकि अब एक्सक्यूजेस काम नहीं आते। मैक्सवेल मेल्ट्स कहते हैं कि इंसान अपनी जिंदगी अपने कॉन्शियस फैसलों से कम और अपनी आदतों से ज्यादा जीता है। आप सुबह उठकर हर चीज डिसाइड नहीं करते, आप ऑटो पायलट पर होते हो, और वही ऑटो पायलट आपकी सेल्फ इमेज से जुड़ा होता है। अगर ऑटो पायलट गलत सेट है तो आप चाहकर भी सही दिशा में नहीं जा पाते। वो कहते हैं कि हैबिट्स असल में फ्रोजन एटीट्यूड्स होती हैं। मतलब जो सोच आपने सालों तक पकड़े रखी वही हैबिट बन गई। मैं जल्दी हार मान लेता हूं, मैं टालता हूं, मैं कन्फ्रंट नहीं करता, ये पर्सनैलिटी ट्रेट्स नहीं है, ये हैबिट्स हैं। और हैबिट्स बदली जा सकती हैं। यहां लेखक एक बहुत प्रैक्टिकल तरीका बताते हैं, पैटर्न इंटरप्शन। आसान भाषा में अपनी ऑटोमेटिक प्रतिक्रिया को बीच में तोड़ना। जैसे मान लीजिए कोई इंसान क्रिटिसिज्म सुनते ही डिफेंसिव हो जाता है, यही उसका पैटर्न है। लेखक कहते हैं अगली बार जब क्रिटिसिज्म आए तो जवाब देने से पहले बस 2 सेकंड रुक जाओ, सिर्फ 2 सेकंड। क्योंकि रिएक्शन ऑटोमेटिक होती है, लेकिन पॉज कॉन्शियस होता है, और उसी पॉज में चॉइस पैदा होती है। वो कहते हैं कि इंसान को बदलने के लिए जिंदगी बदलने की जरूरत नहीं, रिस्पॉन्स बदलने की जरूरत है। जब रिस्पॉन्स बदलता है तो आउटकम अपने आप बदलता है। लेखक एक और बहुत जरूरी कॉन्सेप्ट लाते हैं, इमोशनल हैबिट। बहुत लोग सोचते हैं कि इमोशंस स्पॉन्टेनियस होते हैं, लेकिन नहीं। गुस्सा, चिंता, डर, ये सब प्रैक्टिस्ड इमोशंस हैं। आपने इन्हें बार बार महसूस किया है, इसलिए नर्वस सिस्टम ने इन्हें डिफॉल्ट बना लिया है। अब ये सुनकर अजीब लग सकता है, लेकिन लेखक कहते हैं जैसे आपने डर की प्रैक्टिस की है, वैसे ही कामनेस की भी प्रैक्टिस की जा सकती है। और कामनेस कोई वीकनेस नहीं है। काम माइंड ज्यादा एक्यूरेट डिसीजंस लेता है। वो एक एक्सरसाइज देते हैं, डू नथिंग फॉर अ मोमेंट। मतलब जब आप एंग्शियस महसूस करें, तुरंत कुछ करने की कोशिश मत करो। ना फोन उठाओ, ना डिस्ट्रैक्शन ढूंढो, बस उस बेचैनी को ऑब्जर्व करो। कुछ देर में नर्वस सिस्टम खुद सेटल होने लगता है, क्योंकि उसे सिग्नल मिल जाता है कि खतरा असली नहीं है। अब यहां एक और डीप बात आती है, सेल्फ इमेज और मोरालिटी की। बहुत लोग खुद को पनिश करते रहते हैं। उन्हें लगता है कि अगर उन्होंने खुद पर सख्ती नहीं की तो वो बिगड़ जाएंगे। लेकिन लेखक कहते हैं कि एक्सेसिव सेल्फ क्रिटिसिज्म इंसान को बेहतर नहीं, कमजोर बनाती है, क्योंकि नर्वस सिस्टम कांस्टेंट थ्रेट में रहता है। वो कहते हैं कि हेल्थी कॉन्शियंस और अनहेल्थी गिल्ट में फर्क है। हेल्थी कॉन्शियंस आपको सुधार की दिशा दिखाता है, अनहेल्थी गिल्ट आपको वहीं जकड़ देता है। अगर किसी गलती के बाद आप सिर्फ ये कहते हो मैं बेकार हूं, तो आपने कुछ नहीं सीखा। लेकिन अगर आप कहते हो ये तरीका गलत था, अगली बार अलग करूंगा, तो ग्रोथ शुरू होती है। यहां एक पावरफुल लाइन आती है जिसे ओरिजिनल में ही सुनना जरूरी है, गिल्ट इज वन ऑफ द मोस्ट डिस्ट्रक्टिव ऑफ ऑल नेगेटिव इमोशंस। क्योंकि गिल्ट आपको प्रेजेंट में जीने नहीं देता, वो आपको पास्ट की जेल में रखता है। लेखक यहां फॉरगिवनेस को एक स्किल की तरह पेश करते हैं। फॉरगिवनेस का मतलब ये नहीं कि जो हुआ वो सही था।
फॉरगिवनेस का मतलब है कि अब आप उस घटना को अपनी पहचान तय करने नहीं देंगे। जब आप खुद को माफ करते हो, तब नर्वस सिस्टम रिलैक्स होता है और नई हैबिट्स सीखने के लिए ओपन होता है। अब हैबिट्स बदलने का एक और प्रैक्टिकल तरीका बताया जाता है, रिप्लेसमेंट। हैबिट को हटाया नहीं जा सकता, उसे रिप्लेस किया जाता है। जैसे अगर आप हर बार स्ट्रेस में मीठा खाते हो, तो सिर्फ मत खाओ काम नहीं करेगा। आपको स्ट्रेस में कोई दूसरा रिस्पॉन्स देना होगा, टहलना, गहरी सांस, पानी पीना। नर्वस सिस्टम को कोई एक्शन चाहिए। वो कहते हैं बैड हैबिट को खाली छोड़ दोगे तो वो और जोर से लौटेगी, इसलिए रिप्लेसमेंट जरूरी है। अब यहां सेल्फ इमेज का डेली मेंटेनेंस आता है। लेखक कहते हैं जैसे शरीर को रोज नहाना पड़ता है, वैसे ही दिमाग को भी रोज साफ करना पड़ता है। नेगेटिव थॉट्स, कंपैरिजंस, सेल्फ डाउट ये रोज जमा होते हैं। अगर आप उन्हें रोज कॉन्शियसली रिलीज नहीं करोगे तो वो हैबिट बन जाएंगे। वो एक सिंपल रूटीन सजेस्ट करते हैं, रात को सोने से पहले दिन को रीप्ले मत करो जजमेंट के साथ, रीप्ले करो लर्निंग के साथ। कहां काम रहे, कहां रिएक्शन आया, कहां बेहतर कर सकते हो, बिना खुद को गालियां दिए। क्योंकि जजमेंट नर्वस सिस्टम को सख्त बनाता है, ऑब्जर्वेशन उसे समझदार बनाता है। यहां आपको एहसास होने लगता है कि चेंज कोई ड्रामेटिक इवेंट नहीं है। चेंज बोरिंग रेपिटेशन से आता है, छोटे एक्शंस रोज रोज। और यही वजह है कि ज्यादातर लोग बीच में छोड़ देते हैं, क्योंकि ईगो को ड्रामा चाहिए, ग्रोथ को डिसिप्लिन। अब इस हिस्से के अंत में लेखक एक बहुत ग्राउंडेड बात कहते हैं। वो कहते हैं अगर आप हर दिन थोड़ा बेहतर बनने की कोशिश करते हो, तो एक दिन पीछे मुड़कर देखोगे और पहचान नहीं पाओगे कि आप कितने बदल चुके हो। लेकिन अगर आप हर दिन परफेक्ट बनने की कोशिश करते हो, तो आप कहीं नहीं पहुंचोगे। और यहीं से किताब अगले स्तर पर जाती है। अगले हिस्से में लेखक बात करते हैं कॉन्फिडेंस, पर्सनैलिटी और विनिंग फीलिंग की, वो फीलिंग जो बाहर की जीत से पहले अंदर पैदा होती है। वही फीलिंग जो इंसान को भीड़ में भी अलग खड़ा कर देती है। अब यहां आकर लेखक एक ऐसी चीज की बात करते हैं जिसे हर इंसान महसूस करना चाहता है, लेकिन बहुत कम लोग समझ पाते हैं, कॉन्फिडेंस। और यार, ज्यादातर लोग कॉन्फिडेंस को बाहर से जोड़कर देखते हैं। अच्छे कपड़े, पैसा, बोलने का तरीका, तालियां, लाइक्स। लेकिन लेखक यहां एकदम साफ कर देते हैं कि असली कॉन्फिडेंस बाहर से नहीं, अंदर से आता है। और अंदर से आने वाला कॉन्फिडेंस किसी भी हालात में गिरता नहीं है। मैक्सवेल मेल्ट्स कहते हैं कि कॉन्फिडेंस कोई पर्सनैलिटी ट्रेट नहीं है, ये एक फीलिंग है। और ये फीलिंग तब पैदा होती है जब नर्वस सिस्टम को सक्सेस सिग्नल्स मिलने लगते हैं। अब आप सोच रहे होंगे सक्सेस सिग्नल क्या होता है। लेखक कहते हैं जब भी आप किसी सिचुएशन को हैंडल कर लेते हो, चाहे इम्परफेक्ट तरीके से ही क्यों ना हो, नर्वस सिस्टम उसे सक्सेस मान लेता है। और वही फीलिंग अगली बार आपको थोड़ा ज्यादा साहसी बनाती है। यहीं पर वो एक बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट लाते हैं, विनिंग फीलिंग। वो कहते हैं कि जीत बाहर नहीं होती, जीत पहले अंदर होती है। जो इंसान अंदर से खुद को केपेबल महसूस करता है, वो बाहर भी वही रिजल्ट्स क्रिएट करता है। और जो अंदर से खुद को छोटा मानता है, वो बाहर कितना भी दिखावा कर ले, अंदर से डरता ही रहता है। एक लाइन जो यहां बहुत क्वाइटली आती है, लेकिन असर बहुत गहरा छोड़ती है, सक्सेस ब्रीड्स सक्सेस। मतलब जीत से जीत पैदा होती है, लेकिन ये जीत बड़ी नहीं, छोटी भी हो सकती है। एक ऑनेस्ट कॉन्वर्सेशन, एक टास्क पूरा करना, एक डर के बावजूद एक्शन लेना, ये सब नर्वस सिस्टम को सिग्नल देते हैं कि मैं कर सकता हूं। अब जरा एक आम सिचुएशन सोचिए। कोई आदमी है जो लोगों के बीच बोलने से डरता है। अगर वो सिर्फ इस बात पर फोकस करे कि मुझे परफेक्ट बोलना है, तो डर बढ़ेगा। लेकिन अगर वो फोकस करे कि मुझे बस शुरुआत करनी है, और वो शुरुआत कर देता है, तो चाहे आवाज थोड़ी कांपे, नर्वस सिस्टम उसे जीत मान लेता है। अगली बार डर थोड़ा कम होता है। यही कॉन्फिडेंस बिल्ड होने का तरीका है। लेखक यहां ईगो और कॉन्फिडेंस में फर्क बताते हैं। ईगो बाहर से अप्रूवल मांगता है, कॉन्फिडेंस अंदर से स्थिर होता है। ईगो प्रेज से फूलता है और क्रिटिसिज्म से टूट जाता है। कॉन्फिडेंस प्रेज को एंजॉय करता है, क्रिटिसिज्म को फीडबैक की तरह लेता है। और ये फर्क सेल्फ इमेज से आता है।
वो कहते हैं कि बहुत लोग कॉन्फिडेंट दिखने की कोशिश करते हैं, कॉन्फिडेंट होने की नहीं। दिखावा थकाने वाला होता है, लेकिन जब सेल्फ इमेज अंदर से मजबूत होता है तो कॉन्फिडेंस नेचुरल हो जाता है। आपको कुछ प्रूव करने की जरूरत नहीं पड़ती। अब यहां पर्सनैलिटी की बात आती है। लेखक कहते हैं कि पर्सनैलिटी कोई फिक्स्ड चीज नहीं है, ये हैबिट्स, रिस्पॉन्सेज और सेल्फ इमेज का कॉम्बिनेशन है। अगर आप ये मानते हो कि मैं इंट्रोवर्ट हूं, मैं ऐसा ही हूं, तो आप खुद को एक बॉक्स में बंद कर लेते हो। लेखक कहते हैं इंट्रोवर्शन या एक्सट्रोवर्शन कोई सीमा नहीं है, ये प्रेफरेंस है। जरूरत पड़े तो इंसान दोनों सीख सकता है। वो एक बहुत प्रैक्टिकल बात कहते हैं, पर्सनैलिटी ग्रो होती है एक्सपोजर से, आइसोलेशन से नहीं। लेकिन एक्सपोजर का मतलब ये नहीं कि खुद को टॉर्चर करो। एक्सपोजर का मतलब है थोड़ा थोड़ा अनकंफर्टेबल होना, सेफ लिमिट्स के अंदर। नर्वस सिस्टम एक्सट्रीम से नहीं, ग्रेजुअल से सीखता। यहां लेखक एम्बैरेसमेंट की भी बात करते हैं। वो कहते हैं कि एम्बैरेसमेंट इंसान को मारती नहीं है, लेकिन इंसान उसे मौत की तरह ट्रीट करता है। सच ये है कि एम्बैरेसमेंट कुछ मिनट में खत्म हो जाती है, लेकिन उससे बचने की आदत सालों तक कॉन्फिडेंस को रोक देती है। वो सलाह देते हैं, खुद को एम्बैरस होने की परमिशन दो, जानबूझकर नहीं, लेकिन डर से भागने के लिए नहीं। क्योंकि हर बार जब आप एम्बैरेसमेंट सरवाइव करते हो, सेल्फ इमेज अपडेट होता है, मैं कमजोर नहीं हूं। अब एक बहुत सटल लेकिन पावरफुल कॉन्सेप्ट आता है, डिटैचमेंट फ्रॉम आउटकम। लेखक कहते हैं कि कॉन्फिडेंट लोग आउटकम से डिटैच्ड रहते हैं, लेकिन एक्शन से कमिटेड। मतलब वो पूरी ईमानदारी से काम करते हैं, लेकिन अपनी वैल्यू को रिजल्ट से नहीं जोड़ते। इसलिए वो रिलैक्स्ड रहते हैं, और रिलैक्स्ड इंसान ज्यादा इफेक्टिव होता है। वो बताते हैं कि जब आप रिजल्ट के डर से मुक्त हो जाते हो, तब आपकी परफॉर्मेंस अपने आप बेहतर हो जाती है, क्योंकि नर्वस सिस्टम फाइट और फ्लाइट से बाहर आ जाता है। अब यहां ह्यूमर फिर से आता है। लेखक कहते हैं कि कॉन्फिडेंट इंसान खुद पर हंस सकता है, क्योंकि उसे डर नहीं होता कि उसकी इमेज टूट जाएगी। जो इंसान खुद पर हंस सकता है, उसे दुनिया का डर कम लगता है। वो एक एक्सरसाइज बताते हैं, प्रैक्टिस बीइंग योरसेल्फ। सुनने में सिंपल लगता है, लेकिन बहुत लोग खुद बनना भूल चुके होते हैं। वो रोल निभाते हैं, अच्छा बेटा, परफेक्ट एम्प्लॉई, स्ट्रांग आदमी। लेकिन जब आप खुद को अलाउ करते हो कि आप इम्परफेक्ट हो सकते हो, तभी कॉन्फिडेंस ग्रो करता है। यहां आकर एक बात बहुत साफ हो जाती है। कॉन्फिडेंस का मतलब ये नहीं कि डर खत्म हो गया। कॉन्फिडेंस का मतलब है कि डर अब डिसीजन मेकर नहीं है। आप डर को साथ लेकर चलते हो, उसे स्टीयरिंग व्हील नहीं देते। अब इस हिस्से के अंत में लेखक एक बहुत ग्राउंडिंग बात कहते हैं। वो कहते हैं, हर इंसान के अंदर एक सक्सेस पर्सनैलिटी होती है, लेकिन वो दब जाती है कंपैरिजन, गिल्ट और फियर के नीचे। जब आप इन पर काम करते हो, तो कोई नया इंसान नहीं बनते, बल्कि असली इंसान बाहर आता है। और यहीं से अगले हिस्से की नींव पड़ती है। अगले भाग में लेखक बात करते हैं फेलियर, क्रिटिसिज्म और रिजेक्शन से डील करने की, बिना टूटे, बिना बिटर बने। क्योंकि जब तक इंसान इन तीनों से दोस्ती नहीं करता, तब तक उसकी ग्रोथ अधूरी रहती है। अब यहां आकर बात उस जगह पहुंचती है जहां ज्यादातर लोग अंदर ही अंदर टूट जाते हैं, लेकिन बाहर से मुस्कुराने की कोशिश करते हैं, फेलियर, क्रिटिसिज्म और रिजेक्शन। लेखक जानते हैं कि अगर इंसान इन तीनों से ठीक से डील करना सीख ले, तो उसकी ग्रोथ को कोई रोक नहीं सकता। और अगर नहीं सीखा, तो वही तीन चीजें उसे सालों तक एक ही जगह अटका कर रखती हैं। मैक्सवेल मेल्ट्स कहते हैं कि फेलियर कोई दुश्मन नहीं है, लेकिन इंसान उसे दुश्मन बना लेता है। असल में फेलियर एक सिग्नल है, फीडबैक है। लेकिन सेल्फ इमेज कमजोर हो तो वही फेलियर आइडेंटिटी बन जाता है। इंसान कहने लगता है, मैं ही गलत हूं। और यही सबसे बड़ा नुकसान है, क्योंकि जब आप खुद को ही समस्या मान लेते हो, तो समाधान की गुंजाइश खत्म हो जाती है। लेखक एक बहुत शार्प डिस्टिंक्शन करते हैं। वो कहते हैं, फेलियर को एक्सपीरियंस की तरह देखो, वर्डिक्ट की तरह नहीं। वर्डिक्ट होता है फाइनल फैसला, एक्सपीरियंस होता है सीख। लेकिन ज्यादातर लोग फेलियर को जज की तरह सुनते हैं, तुम नाकाम हो, और नर्वस सिस्टम उसी आवाज को सच मान लेता है। यहां वो एक लाइन कहते हैं जो बहुत क्वाइटली आती है, लेकिन असर गहरा छोड़ती है। फेलियर इज नॉट अ नेगेटिव इवेंट, इट इज अ करेक्टिव प्रोसेस।
मतलब फेलियर आपको रोकने नहीं आता, वो आपको दिशा सुधारने आता है। लेकिन अगर आप उसे पर्सनल इंसल्ट बना लेते हो तो वही फेलियर टॉक्सिक बन जाता है। अब क्रिटिसिज्म की बात आती है, और यार, क्रिटिसिज्म वो चीज है जिससे लोग सबसे ज्यादा डरते हैं। लोग कहते हैं मुझे फर्क नहीं पड़ता, लोग क्या सोचते हैं। लेकिन सच ये है कि लगभग हर इंसान को फर्क पड़ता है। फर्क इस बात से पड़ता है कि क्रिटिसिज्म सेल्फ इमेज को हिलाता है या नहीं। लेखक कहते हैं कि क्रिटिसिज्म दो तरह की होती है। एक कंस्ट्रक्टिव, जो आपको बेहतर बनने में मदद करती है। दूसरी डिस्ट्रक्टिव, जो बोलने वाले की फ्रस्ट्रेशन होती है। लेकिन प्रॉब्लम यह है कि कमजोर सेल्फ इमेज वाला इंसान दोनों को एक जैसा लेता है। वो हर क्रिटिसिज्म को पर्सनल अटैक समझ लेता है। वो सलाह देते हैं, क्रिटिसिज्म को सुनते वक्त खुद से पूछो, क्या इसमें कोई यूजेबल इंफॉर्मेशन है? अगर है तो उसे रख लो, अगर नहीं है तो उसे बोलने वाले के पास ही छोड़ दो। लेकिन उसे अपनी पहचान मत बनने दो, क्योंकि क्रिटिसिज्म इंफॉर्मेशन हो सकती है लेकिन आइडेंटिटी नहीं। अब रिजेक्शन की बात करते हैं। रिजेक्शन बहुत लोगों के लिए सबसे पेनफुल होता है। नौकरी में, रिश्तों में, दोस्ती में रिजेक्शन इंसान को यह महसूस कराता है कि मैं काफी नहीं हूं, और यही फीलिंग सेल्फ इमेज को सबसे ज्यादा चोट पहुंचाती है। लेखक यहां एक बहुत जरूरी पर्सपेक्टिव देते हैं। वो कहते हैं, रिजेक्शन अक्सर आपकी वैल्यू का नहीं, कंपैटिबिलिटी का फैसला होता है। लेकिन इंसान उसे वर्थ से जोड़ लेता है। मान लीजिए कोई जॉब इंटरव्यू में रिजेक्ट हो गया। वो सोचता है मैं बेकार हूं, लेकिन सच ये है कि हो सकता है उस रोल के लिए कोई और ज्यादा सूटेबल हो। ये आपकी वैल्यू का फैसला नहीं है। लेखक कहते हैं कि रिजेक्शन से डरने वाला इंसान खुद को छोटा करता चला जाता है। वो सेफ चॉइसेस चुनता है, रिस्क नहीं लेता, और धीरे धीरे उसकी दुनिया सिकुड़ जाती है। जबकि रिजेक्शन एक्सेप्ट करने वाला इंसान अपनी दुनिया एक्सपैंड करता है। उसे हर बार यस नहीं मिलता, लेकिन उसे एक्सपीरियंस मिलता है। यहां एक बहुत प्रैक्टिकल माइंडसेट दिया जाता है, रिजेक्शन मीन्स रीडायरेक्शन। मतलब रिजेक्शन आपको रोक नहीं रहा, वो आपको किसी और दिशा में भेज रहा है। लेकिन यह तभी दिखता है जब सेल्फ इमेज स्टेबल हो। अब लेखक फियर ऑफ क्रिटिसिज्म और फियर ऑफ रिजेक्शन को एक ही जड़ से जोड़ते हैं, अप्रूवल एडिक्शन। बहुत लोग अपना सेल्फ वर्थ दूसरों की राय से तय करते हैं। जब तारीफ मिलती है तो ऊपर, जब क्रिटिसिज्म आता है तो नीचे। ये इमोशनल रोल कोस्टर नर्वस सिस्टम को थका देता है। वो कहते हैं अप्रूवल अच्छा है, लेकिन डिपेंडेंसी जहर है। जब आप अप्रूवल के बिना खुद को वर्थलेस मानने लगते हो, तब आप अपने आप से दूर हो जाते हो। लेखक यहां असर्टिवनेस की बात करते हैं। असर्टिवनेस का मतलब अग्रेसिव होना नहीं है। असर्टिवनेस का मतलब है अपनी जरूरत और सीमा को साफ तरीके से कहना, बिना गिल्ट के। बहुत लोग क्रिटिसिज्म इसलिए झेलते रहते हैं क्योंकि वो ना कहना नहीं जानते, और फिर अंदर ही अंदर रिजेंटमेंट जमा होता है। वो कहते हैं असर्टिव बिहेवियर सेल्फ इमेज को मजबूत करता है, क्योंकि हर बार जब आप अपनी बाउंड्री बचाते हो, नर्वस सिस्टम को सिग्नल जाता है कि मैं इंपॉर्टेंट हूं। अब एक बहुत सटल लेकिन पावरफुल प्रैक्टिस बताई जाती है, इमोशनल डिटैचमेंट। इसका मतलब कोल्ड होना नहीं है। इसका मतलब है कि हर चीज को पर्सनल मत लो। हर कमेंट आपकी कहानी नहीं है, हर रिएक्शन आपके बारे में नहीं है। लेखक कहते हैं कि मैच्योर इंसान वो नहीं जो कभी हर्ट नहीं होता। मैच्योर इंसान वो है जो हर्ट को अपने ऊपर हावी नहीं होने देता। अब एक रिलेटेबल कैरेक्टर को फिर से लेते हैं। वही आदमी जो पहले क्रिटिसिज्म से डरता था, अब थोड़ा बदलने लगा है। कोई बात कह देता है तो वो रात भर उसे रिप्ले नहीं करता। वो पूछता है, क्या मैं इससे कुछ सीख सकता हूं? अगर हां तो सीखता है, अगर नहीं तो छोड़ देता है, और धीरे धीरे उसका दिमाग शांत रहने लगता है। लेखक यहां बताते हैं कि इनर पीस कोई एक्सीडेंट नहीं है, ये स्किल है जो प्रैक्टिस से आती है। जैसे मसल ग्रो होती है रेजिस्टेंस से, वैसे ही सेल्फ इमेज ग्रो होता है चैलेंज से। और इस हिस्से के अंत में एक बहुत ग्राउंडेड बात आती है। लेखक कहते हैं, आप दुनिया को कंट्रोल नहीं कर सकते, लेकिन आप अपने रिस्पॉन्स को कंट्रोल कर सकते हो। और रिस्पॉन्स कंट्रोल करने वाला इंसान ही असली मायने में फ्री होता है। अब यहां आकर किताब एक नए फेज में प्रवेश करती है।
अगले हिस्से में लेखक बात करते हैं क्रिएटिव पर्सनैलिटी की, कैसे इंसान अपने अंदर की क्रिएटिविटी को रिवाइव कर सकता है, चाहे वो कला हो, काम हो या जीवन को देखने का नजरिया। वहीं से जिंदगी सिर्फ मैनेज करने की नहीं, क्रिएट करने की यात्रा बनती है। अब यहां से किताब एक और सुंदर मोड़ लेती है। अब बात सिर्फ सर्वाइव करने की नहीं रहती, अब बात क्रिएट करने की होती है। लेखक कहते हैं कि ज्यादातर लोग जिंदगी को मैनेज करते हुए जीते हैं, बिल्स, डर, एक्सपेक्टेशंस, जिम्मेदारियां। लेकिन बहुत कम लोग जिंदगी को कॉन्शियसली क्रिएट करते हैं। और यार, फर्क यहीं से पड़ता है। मैनेज करने वाला इंसान थक जाता है, क्रिएट करने वाला इंसान जिंदा महसूस करता है। मैक्सवेल मेल्ट्स कहते हैं कि क्रिएटिविटी कोई खास लोगों की प्रॉपर्टी नहीं है। ये कोई पेंटर, राइटर या म्यूजिशियन तक सीमित चीज नहीं है। क्रिएटिविटी इंसान की नेचुरल अवस्था है। हर बच्चा क्रिएटिव होता है, लेकिन जैसे जैसे हम बड़े होते हैं, क्रिटिसिज्म, डर और कंपैरिजन क्रिएटिविटी को दबा देते हैं और फिर हम मान लेते हैं कि मैं क्रिएटिव नहीं हूं। लेखक यहां एक बहुत गहरी बात कहते हैं, क्रिएटिविटी तब मरती है जब सेल्फ इमेज फ्रेजाइल हो जाता है, क्योंकि क्रिएटिविटी रिस्क मांगती है। नए आइडियाज, नए तरीके, नए रास्ते, इन सब में गलती की संभावना होती है। और अगर इंसान गलती से डरता है तो वो कुछ नया ट्राई ही नहीं करता। एक लाइन जो यहां क्वाइटली आती है लेकिन बहुत कुछ खोल देती है, क्रिएटिव पीपल आर नॉट अफ्रेड टू मेक मिस्टेक्स। मतलब क्रिएटिव लोग परफेक्ट नहीं होते, वो फियरलेस होते हैं। वो जानते हैं कि हर नया काम थोड़ा मेसी होगा। अब लेखक बताते हैं कि क्रिएटिविटी का सबसे बड़ा दुश्मन एफर्ट नहीं, टेंशन है। जब दिमाग ज्यादा दबाव में होता है तब वो पुराने पैटर्न्स में ही घूमता रहता है। लेकिन जब दिमाग रिलैक्स्ड होता है तभी नए कनेक्शंस बनते हैं। इसलिए क्रिएटिविटी फोर्सिंग से नहीं आती, अलाउइंग से आती है। यहां वो एक बहुत प्रैक्टिकल कॉन्सेप्ट लाते हैं, क्रिएटिव पॉज। वो कहते हैं कि जब आप किसी प्रॉब्लम में फंस जाते हो तो जबरदस्ती सोचते मत रहो। थोड़ा हट जाओ, टहल लो, नहा लो, कुछ और कर लो। क्योंकि सबकॉन्शियस तब काम करता है जब कॉन्शियस माइंड शांत होता है। बहुत लोग इसे आलस समझ लेते हैं, लेकिन लेखक कहते हैं ये आलस नहीं है, ये इंटेलिजेंट वर्किंग है। सबकॉन्शियस एक बैकग्राउंड प्रोसेसर की तरह है। आप उसे स्पेस दो, वो समाधान खुद सरफेस पर ले आएगा। अब जरा एक आम सिचुएशन सोचिए। कोई इंसान है जो करियर में स्टक महसूस कर रहा है। वो रोज वही काम करता है, वही रूटीन। वो कहता है मेरे पास कोई ऑप्शन नहीं है। लेखक कहते हैं ये ऑप्शन की कमी नहीं है, इमेजिनेशन की ब्लॉकेज है। जब सेल्फ इमेज नारो हो जाता है तो पॉसिबिलिटीज भी नारो दिखने लगती हैं। लेखक यहां इमेजिनेशन को फिर से सामने लाते हैं, लेकिन इस बार प्रॉब्लम सॉल्विंग के लिए। वो कहते हैं किसी समस्या को सॉल्व करने से पहले खुद को रिलैक्स्ड करो, फिर इमेजिन करो कि ये समस्या हल हो चुकी है। आप कैसा महसूस कर रहे हो? क्या बदला है? कभी कभी सॉल्यूशन डिटेल में नहीं, फीलिंग में छुपा होता है। अब एक बहुत जरूरी बात आती है, क्रिएटिविटी और ईगो का रिश्ता। लेखक कहते हैं कि ईगो क्रिएटिव नहीं होता। ईगो सेफ रहता है, फैमिलियर रहता है। क्रिएटिविटी अननोन में जाती है। इसलिए जब ईगो ज्यादा स्ट्रांग होता है, क्रिएटिविटी दब जाती है। ईगो कहता है लोग क्या कहेंगे, अगर ये फेल हो गया तो। क्रिएटिविटी कहती है चल देखते हैं। लेखक सलाह देते हैं अपने अंदर बिगिनर माइंडसेट रखो। बिगिनर सवाल पूछता है, एक्सपेरिमेंट करता है, शर्मिंदा नहीं होता। एक्सपर्ट बनने की जल्दी क्रिएटिविटी को मार देती है। यहां वो बच्चों का एग्जाम्पल देते हैं। बच्चा ड्राइंग बनाता है, वो ये नहीं सोचता कि कोई उसे जज करेगा, वो बस बनाता है। लेकिन बड़ा होकर हम हर चीज पब्लिश करने से पहले अप्रूवल ढूंढते हैं, और वहीं क्रिएटिविटी रुक जाती है। अब क्रिएटिविटी का एक और पहलू आता है रिलेशनशिप्स में। लेखक कहते हैं कि रिलेशनशिप्स भी क्रिएटिव हो सकती हैं या मैकेनिकल। क्रिएटिव रिलेशनशिप में आप सामने वाले को रोज नए नजरिए से देखते हो। मैकेनिकल रिलेशनशिप में आप लेबल्स से देखते हो, वो ऐसा ही है। और जब आप किसी इंसान को लेबल कर देते हो तो कनेक्शन मरने लगता है। वो कहते हैं जब आप खुद को चेंज करने की परमिशन देते हो तभी दूसरों को भी चेंज करने की स्पेस दे पाते हो। रिजिड सेल्फ इमेज रिजिड रिलेशनशिप्स बनाता है।
अब लेखक बताते हैं कि क्रिएटिव लिविंग का मतलब ये नहीं कि हर दिन कुछ एक्स्ट्रॉर्डिनरी करो। क्रिएटिव लिविंग का मतलब है क्यूरियोसिटी के साथ जीना, सवाल पूछना, ऑब्जर्व करना, ऑटोमेटिक जिंदगी से बाहर आना। एक लाइन जो यहां बहुत सॉफ्टली आती है, लाइफ इज मेंट टू बी लिव्ड नॉट सॉल्व्ड। मतलब जिंदगी कोई इक्वेशन नहीं है जिसे एक बार हल करके खत्म कर दिया जाए, ये हर दिन अनफोल्ड होती है। अब एक रिलेटेबल कैरेक्टर फिर से सामने आता है। वही इंसान जो पहले सिर्फ डर और रूटीन में जी रहा था, अब थोड़ा क्यूरियोसिटी के साथ जीने लगा है। वो हर चीज को फाइनल नहीं मानता। वो पूछता है, अगर ऐसा किया जाए तो? और यही सवाल उसकी जिंदगी में नए रास्ते खोल देता है। लेखक यहां बताते हैं कि क्रिएटिविटी सेल्फ इमेज को हील भी करती है। जब आप कुछ क्रिएट करते हो, चाहे आइडियर, हैबिट, रिश्ता, तो अंदर एक फीलिंग आती है कि मैं सिर्फ रिएक्ट नहीं कर रहा, मैं कंट्रीब्यूट कर रहा हूं। और यही फीलिंग सेल्फ वर्थ को मजबूत करती है। अब इस हिस्से के अंत में लेखक एक बहुत ग्राउंडिंग ट्रूथ कहते हैं। वो कहते हैं, जब इंसान खुद को क्रिएटर मानना शुरू करता है, विक्टिम नहीं, तब उसकी जिंदगी बदलती है। क्योंकि क्रिएटर पॉसिबिलिटीज देखता है, विक्टिम सीमाएं। और यहीं से किताब अगले स्टेज में जाती है। अगले भाग में लेखक बात करते हैं इनर पीस, सेरेनिटी और उस मानसिक अवस्था की जहां इंसान भागदौड़ के बीच भी शांत रह सकता है। वहीं से साइबरनेटिक्स सिर्फ सक्सेस और क्रिएटिविटी की नहीं, बल्कि संतुलित जीवन की किताब बन जाती है। अब यहां से किताब एक बहुत शांत लेकिन गहरे स्तर पर उतरती है। अब बात जीत, फेलियर, क्रिएटिविटी से आगे बढ़कर उस अवस्था की होती है जिसे लेखक सेरेनिटी कहते हैं, यानी अंदर की शांति। और यार, ये वो चीज है जिसे लोग सबसे ज्यादा चाहते हैं, लेकिन सबसे कम समझते हैं। ज्यादातर लोग सोचते हैं कि शांति तब आएगी जब प्रॉब्लम्स खत्म हो जाएंगी, लेकिन लेखक यहां आकर एकदम उल्टा बोलते हैं। शांति प्रॉब्लम्स के खत्म होने से नहीं, उन्हें संभालने की क्षमता से आती है। मैक्सवेल मेल्ट्स कहते हैं कि मॉडर्न इंसान की सबसे बड़ी बीमारी है इनर टेंशन। बाहर सब ठीक भी हो, तब भी अंदर कुछ न कुछ खिंचाव चलता रहता है। दिमाग कभी पास्ट में अटका होता है, कभी फ्यूचर में भाग रहा होता है। और प्रेजेंट में इंसान शायद ही कभी होता है, लेकिन शांति सिर्फ प्रेजेंट में ही मिलती है। वो एक बहुत सीधी बात कहते हैं, इंसान को सबसे ज्यादा नुकसान वो चीजें पहुंचाती हैं जो अभी हो ही नहीं रही हैं। भविष्य की चिंता, बीते कल का पछतावा। नर्वस सिस्टम इमेजिनरी खतरों पर भी वैसे ही रिएक्ट करता है जैसे असली खतरे पर। और इसी वजह से इंसान दिन भर बिना वजह थका हुआ रहता है। यहां लेखक स्ट्रेस और स्ट्रेन में फर्क बताते हैं। स्ट्रेस जीवन का हिस्सा है, काम, जिम्मेदारी, निर्णय, ये सब स्ट्रेस लाते हैं। लेकिन स्ट्रेन वो है जो हम खुद पैदा करते हैं, रेसिस्टेंस, डर, ऐसा नहीं होना चाहिए था वाली सोच। स्ट्रेस अनअवॉइडेबल है, स्ट्रेन ऑप्शनल है। लेकिन ज्यादातर लोग स्ट्रेन को ही अपना डिफॉल्ट बना लेते हैं। एक लाइन जो यहां बहुत क्वाइटली आती है, पीस ऑफ माइंड इज नॉट द एब्सेंस ऑफ प्रॉब्लम्स बट द एबिलिटी टू डील विद देम। मतलब शांति प्रॉब्लम फ्री जीवन का नाम नहीं है, बल्कि प्रॉब्लम रेडी मन का नाम है। अब लेखक बताते हैं कि इनर पीस का सबसे बड़ा दुश्मन है ओवर कंट्रोल। बहुत लोग हर चीज को कंट्रोल करना चाहते हैं। लोग क्या सोचें, रिजल्ट क्या आए, फ्यूचर कैसा हो। लेकिन जितना ज्यादा कंट्रोल, उतनी ज्यादा एंग्जाइटी, क्योंकि जिंदगी पूरी तरह कंट्रोल में आ ही नहीं सकती। वो कहते हैं, जो चीज आपके कंट्रोल में है उसे जिम्मेदारी से करो, जो कंट्रोल में नहीं है उसे छोड़ना सीखो। लेकिन प्रॉब्लम यह है कि इंसान अक्सर उल्टा करता है। वो अनकंट्रोलेबल चीजों की चिंता करता है और कंट्रोलेबल चीजों को टाल देता है। यहां एक्सेप्टेंस का कॉन्सेप्ट आता है। एक्सेप्टेंस का मतलब हार मान लेना नहीं है। एक्सेप्टेंस का मतलब है रियलिटी को बिना लड़ाई के देख पाना। जब आप रियलिटी को स्वीकार करते हो, तब आपकी एनर्जी वेस्ट नहीं होती, और वही एनर्जी सोल्यूशन में लग सकती है। लेखक कहते हैं कि बहुत लोग एक्सेप्टेंस से डरते हैं क्योंकि उन्हें लगता है कि एक्सेप्टेंस से मोटिवेशन खत्म हो जाएगी। लेकिन सच ये है कि रेजिस्टेंस मोटिवेशन को खा जाता है। एक्सेप्टेंस क्लैरिटी देता है, और क्लैरिटी से सही एक्शन निकलता है। अब यहां रिलैक्सेशन की बात फिर से आती है, लेकिन और गहराई में। लेखक कहते हैं कि रिलैक्सेशन कोई लक्जरी नहीं है, ये बायोलॉजिकल नीड है।
नर्वस सिस्टम को रिपेयर होने के लिए काम सिग्नल्स चाहिए। अगर आप हमेशा अलर्ट मोड में रहते हो तो दिमाग गलत खतरे भी असली समझने लगता है। वो एक बहुत सिंपल लेकिन पावरफुल टेक्निक बताते हैं, मस्कुलर रिलैक्सेशन। शरीर और मन जुड़े हुए हैं। जब शरीर टेंस होता है, मन भी टेंस होता है। अगर आप जानबूझकर शरीर को ढीला छोड़ना सीख लेते हो तो मन अपने आप फॉलो करता है। गहरी सांस, ढीले कंधे, रिलैक्स्ड जॉ, ये सब नर्वस सिस्टम को सिग्नल देते हैं कि सब ठीक है। लेखक कहते हैं कि शांत इंसान वीक नहीं होता। शांत इंसान ज्यादा एक्यूरेट होता है। वो इंपल्सिव फैसले नहीं लेता। वो चीजों को बड़ा नहीं बनाता। और यही वजह है कि शांत लोग क्राइसिस में भी बेहतर परफॉर्म करते हैं। अब एक बहुत इंटरेस्टिंग बात आती है एंगर और पीस की। लेखक कहते हैं कि एंगर अक्सर हेल्पलेसनेस से आता है। जब इंसान को लगता है कि उसके पास कंट्रोल नहीं है तो गुस्सा निकलता है। लेकिन गुस्सा एनर्जी वेस्ट करता है। वो मोमेंटरीली रिलीफ देता है लेकिन लॉन्ग टर्म डैमेज करता है। वो कहते हैं गुस्से को सप्रेस मत करो, लेकिन उसे समझो। पूछो, मैं किस बात पर पावरलेस महसूस कर रहा हूं। जब आप असली कारण पहचान लेते हो तो गुस्सा अपने आप कम होने लगता है। यहां फॉरगिवनेस फिर से सामने आती है, लेकिन इस बार शांति के लिए। लेखक कहते हैं फॉरगिवनेस दूसरों के लिए नहीं, अपने नर्वस सिस्टम के लिए है। जब आप रिजेंटमेंट पकड़े रहते हो तो दिमाग लगातार खतरे में रहता है। फॉरगिवनेस उस खतरे को खत्म करता है। अब एक रिलेटेबल सीन सोचिए। वही इंसान जो पहले हर बात पर रिएक्ट करता था, अब थोड़ा रुकना सीख गया है। कोई बात गलत लगती है तो वो तुरंत एक्सप्लोड नहीं करता। वो सांस लेता है, सोचता है, फिर जवाब देता है। बाहर से ये छोटा बदलाव लगता है, लेकिन अंदर नर्वस सिस्टम के लिए ये बहुत बड़ा सिग्नल है। लेखक कहते हैं कि सेरेनिटी कोई पर्सनैलिटी नहीं है, ये प्रैक्टिस है। रोज रोज की प्रैक्टिस। छोटी चीजों में काम रहना, छोटी चीजों को छोड़ना। क्योंकि जो इंसान छोटी बातों में शांत नहीं रह सकता, वो बड़ी बातों में भी नहीं रह पाएगा। और इस हिस्से के अंत में एक बहुत सुकून देने वाली बात आती है। लेखक कहते हैं जब इंसान अपने दिमाग से लड़ना बंद कर देता है, तब दिमाग उसका दोस्त बन जाता है। और दोस्त बने दिमाग के साथ जिंदगी बोझ नहीं, यात्रा बन जाती है। अब यहां से किताब अगले स्तर पर जाती है। अगले भाग में लेखक बताते हैं कि कैसे इनर पीस और कॉन्फिडेंस मिलकर सक्सेस पर्सनैलिटी को स्थायी बनाते हैं, और कैसे इंसान एक्सटर्नल दुनिया में बिना खुद को खोए जीत सकता है। वहीं से साइबरनेटिक्स सिर्फ समझने की नहीं, जीने की किताब बन जाती है। अब यहां से किताब एक तरह से अपने सारे धागों को जोड़ना शुरू करती है। अब तक आपने सेल्फ, इमेज, हैबिट्स, कॉन्फिडेंस, फेलियर, क्रिएटिविटी और इनर पीस को अलग अलग देखा। लेकिन लेखक अब दिखाते हैं कि ये सब मिलकर किस तरह एक सक्सेस पर्सनैलिटी बनाते हैं। और यार, ये सक्सेस पर्सनैलिटी बाहर से नहीं आती, ये अंदर से धीरे धीरे बनती है, जैसे किसी पेड़ की जड़ें मजबूत होती हैं। मैक्सवेल मेल्ट्स कहते हैं कि ज्यादातर लोग सक्सेस को एक घटना मानते हैं। प्रमोशन मिल गया, बिजनेस चल पड़ा, नाम हो गया। लेकिन वो कहते हैं कि सक्सेस असल में एक अवस्था है, एक तरीका है जीने का, सोचने का, रिस्पॉन्ड करने का। जब ये अवस्था बन जाती है, तब बाहर की सक्सेस अपने आप आने लगती है। और अगर ये अवस्था नहीं बनी तो बाहर की सक्सेस भी टिकती नहीं। वो यहां एक बहुत गहरी बात कहते हैं, कई लोग सक्सेस पा लेते हैं लेकिन उसे संभाल नहीं पाते। अचानक पैसा, पहचान, पावर मिलती है और इंसान अंदर से वही पुराना इनसिक्योर रहता है। नतीजा ये होता है कि वो या तो खुद को साबोटाज कर लेता है, या रिलेशनशिप्स खराब कर लेता है, या अंदर से खाली हो जाता है। इसका कारण बाहर नहीं, अंदर का अधूरा सेल्फ इमेज होता है। लेखक कहते हैं कि सक्सेस पर्सनैलिटी का पहला गुण है इमोशनल मैच्योरिटी। इमोशनल मैच्योरिटी का मतलब ये नहीं कि इंसान इमोशनलेस हो जाए। इसका मतलब है कि इमोशंस डिसीजन मेकर न बने। आप खुश हो सकते हो, दुखी हो सकते हो, गुस्से में हो सकते हो, लेकिन स्टीयरिंग व्हील आपके हाथ में रहे। वो कहते हैं कि इमैच्योर इंसान बाहरी हालात से चलाया जाता है, मैच्योर इंसान अपने अंदर की वैल्यूज से। और यही फर्क सक्सेस पर्सनैलिटी बनाता है। अब यहां रिस्पॉन्सिबिलिटी की बात फिर से आती है, लेकिन और साफ तरीके से।
लेखक कहते हैं कि सक्सेस पर्सनैलिटी ब्लेम नहीं करती। इसका मतलब ये नहीं कि वो गलतियों को इग्नोर करती है। इसका मतलब है कि वो अपनी पावर वापस ले लेती है। जब आप ब्लेम करते हो सिस्टम को, लोगों को, हालात को, तब आप कंट्रोल भी बाहर दे देते हो। लेकिन जब आप कहते हो मैं जिम्मेदार हूं, तब आप हेल्पलेस नहीं रहते। वो एक लाइन कहते हैं जो बहुत क्वाइटली लेकिन मजबूती से आती है, रिस्पॉन्सिबिलिटी इज नॉट अ बर्डन, इट इज फ्रीडम। मतलब जिम्मेदारी बोझ नहीं है, आजादी है। क्योंकि जिस चीज की जिम्मेदारी आपके पास है, उसी को बदलने की ताकत भी आपके पास है। अब लेखक बताते हैं कि सक्सेस पर्सनैलिटी फीडबैक से डरती नहीं है। क्रिटिसिज्म, फेलियर, रिजेक्शन, ये सब उसके लिए डेटर होते हैं। वो खुद को इनसे डिफाइन नहीं करती। वो पूछती है मैं इससे क्या सीख सकता हूं, और यही सवाल उसे आगे रखता है। यहां वो कंपैरिजन की भी बात करते हैं। बहुत लोग सक्सेस को दूसरों से तुलना करके मापते हैं, लेकिन कंपैरिजन सेल्फ इमेज का दुश्मन है। क्योंकि कंपैरिजन में आप हमेशा किसी न किसी से पीछे या आगे दिखोगे, और दोनों ही हालतों में अंदर इंस्टेबिलिटी आती है। लेखक कहते हैं सक्सेस पर्सनैलिटी अपने पिछले वर्जन से कंपीट करती है, दूसरों से नहीं। आज मैं कल से थोड़ा बेहतर हूं या नहीं, यही असली मापदंड है। ये माइंडसेट नर्वस सिस्टम को सेफ रखता है और ग्रोथ को सस्टेनेबल बनाता है। अब कॉन्फिडेंस और ह्यूमिलिटी का रिश्ता सामने आता है। बहुत लोग सोचते हैं कि कॉन्फिडेंट इंसान एरोगेंट होता है, लेकिन लेखक कहते हैं असली कॉन्फिडेंस हम्बल होता है, क्योंकि उसे खुद को प्रूव करने की जरूरत नहीं होती। एरोगेंस इनसिक्योरिटी से आता है, कॉन्फिडेंस सेल्फ एक्सेप्टेंस से। वो कहते हैं कि सक्सेस पर्सनैलिटी दूसरों को नीचे दिखाकर ऊपर नहीं उठती, वो दूसरों को ऊपर उठाकर खुद भी ऊपर जाती है। क्योंकि जब सेल्फ इमेज स्टेबल होता है, तब कंपटीशन की जरूरत कम हो जाती है। यहां रिलेशनशिप्स की बात भी आती है। लेखक कहते हैं कि कोई भी इंसान अकेले सक्सेसफुल नहीं होता। सक्सेस पर्सनैलिटी रिश्तों को टूल की तरह इस्तेमाल नहीं करती, वो जेन्युइन कनेक्शन बनाती है। क्योंकि फेक कनेक्शन शॉर्ट टर्म फायदा दे सकता है, लॉन्ग टर्म स्टेबिलिटी नहीं। अब एक बहुत सटल लेकिन पावरफुल आइडिया आता है, बैलेंस। लेखक कहते हैं कि एक्सट्रीम एम्बिशन इंसान को ब्लाइंड बना देती है। सक्सेस पर्सनैलिटी एम्बिशियस होती है, लेकिन बैलेंस्ड भी। वो काम में डूबती है, लेकिन खुद को खोती नहीं। वो आराम को गिल्ट नहीं मानती, और मेहनत को सजा नहीं। वो बताते हैं कि बर्नआउट एम्बिशन की वजह से नहीं होता, इम्बैलेंस की वजह से होता है। जब सेल्फ इमेज सिर्फ परफॉर्मेंस से जुड़ जाता है, तब इंसान खुद को मशीन बना लेता है, और मशीन टूटती ही है। अब यहां एक रिलेटेबल कैरेक्टर को फिर से देखते हैं। वही इंसान जो कभी अप्रूवल के पीछे भागता था, अब अपने काम पर ध्यान देता है। तारीफ मिलती है तो खुश होता है, नहीं मिलती तो टूटता नहीं। वो जानता है कि उसकी वैल्यू किसी एक रिजल्ट से तय नहीं होती, और यही नॉलेज उसे अंदर से मजबूत बनाती है। लेखक कहते हैं कि सक्सेस पर्सनैलिटी क्वायत होती है। उसे हर बात अनाउंस करने की जरूरत नहीं होती, क्योंकि उसका कॉन्फिडेंस इंटरनल होता है। वो जानती है कि असली काम दिखावे से नहीं, कंसिस्टेंसी से होता है। और इस हिस्से के अंत में लेखक एक बहुत रियशूरिंग बात कहते हैं। वो कहते हैं सक्सेस पर्सनैलिटी कोई एलीट क्लब नहीं है, ये कोई चुनिंदा लोगों के लिए रिजर्व्ड नहीं है। ये हर उस इंसान के लिए अवेलेबल है जो अपने अंदर के सेल्फ इमेज पर ईमानदारी से काम करने को तैयार है। अब यहां से किताब अपने अंतिम चरण की ओर बढ़ती है। अगले हिस्से में लेखक बात करते हैं लॉन्ग टर्म चेंज कि कैसे ये सारी सीख जिंदगी में टिकाऊ बने, कैसे पुरानी आदतें वापस न आएं, और कैसे इंसान खुद का सबसे भरोसेमंद गाइड बन सके। वहीं से साइबरनेटिक्स एक टेम्पररी इंस्पिरेशन नहीं, परमानेंट ट्रांसफॉर्मेशन की किताब बन जाती है। अब यहां आकर किताब का स्वर थोड़ा और शांत, थोड़ा और जिम्मेदार हो जाता है। क्योंकि अब सवाल ये नहीं रह जाता कि बदलना कैसे है, सवाल ये बन जाता है कि बदला हुआ इंसान बना कैसे रहा जाए। यार, टेम्पररी इंस्पिरेशन तो बहुत मिल जाती है, एक वीडियो, एक किताब, एक दिन का जोश। लेकिन कुछ हफ्तों बाद वही पुराने पैटर्न, वही पुराने डर, वही पुरानी आवाजें वापस आने लगती हैं। लेखक जानते हैं कि असली लड़ाई यही है, इसलिए अब वो लॉन्ग टर्म चेंज की बात करते हैं। मैक्सवेल माल्ट्स कहते हैं कि सेल्फ इमेज बदलना कोई वन टाइम इवेंट नहीं है,
ये ऑनगोइंग मेंटेनेंस है। जैसे शरीर को एक बार एक्सरसाइज कराने से फिटनेस नहीं टिकती, वैसे ही दिमाग को एक बार समझा देने से सेल्फ इमेज स्थायी नहीं हो जाता। अगर आप पुराने इनपुट देते रहोगे तो पुराना आउटपुट वापस आ ही जाएगा। वो एक बहुत ईमानदार बात कहते हैं, रिलैप्स नॉर्मल है। लोग रिलैप्स को फेलियर समझ लेते हैं, लेकिन रिलैप्स सिर्फ ये दिखाता है कि पुरानी आदतें मजबूत थीं। इसका मतलब ये नहीं कि आप गलत थे या कमजोर हो। इसका मतलब ये है कि आपको प्रैक्टिस जारी रखनी है। जो इंसान रिलैप्स पर खुद को गालियां देता है, वही सबसे ज्यादा फंसता है। यहां लेखक कंसिस्टेंसी की बात करते हैं, लेकिन डिसिप्लिन वाले भारी शब्दों के बिना। वो कहते हैं कंसिस्टेंसी कोई कठोर नियम नहीं है। कंसिस्टेंसी एक रिलेशनशिप है खुद के साथ। अगर आप खुद से प्यार करते हो तो आप रोज थोड़ा ध्यान रखोगे, और अगर आप खुद से नाराज रहते हो तो या तो बहुत ज्यादा पुश करोगे या बिल्कुल छोड़ दोगे। अब यहां वो एक बहुत जरूरी कॉन्सेप्ट लाते हैं, सेल्फ गाइडेंस। लेखक कहते हैं कि मैच्योर इंसान वो नहीं है जिसे हमेशा कोई बाहर से मोटिवेट करे। मैच्योर इंसान वो है जो खुद का गाइड बन सके, जो खुद से सही सवाल पूछ सके, खुद को सही डायरेक्शन दे सके। वो कहते हैं जब आप कंफ्यूज हों तो खुद से ये मत पूछो कि मैं क्या फील कर रहा हूं। ये सवाल आपको और उलझा देगा। पूछो अभी सबसे समझदारी वाला अगला छोटा कदम क्या है। सेल्फ गाइडेंस फीलिंग्स से नहीं, वैल्यूज से चलती है। यहां वैल्यूज की बात बहुत सॉफ्टली आती है। लेखक कहते हैं कि सेल्फ इमेज सिर्फ कैपेबिलिटी से नहीं बनता, इंटेग्रिटी से भी बनता है। जब आप वो करते हो जो अंदर से सही लगता है, भले ही वो मुश्किल हो, तब सेल्फ इमेज मजबूत होता है। और जब आप बार बार अपने ही वैल्यूज के खिलाफ जाते हो, तब सेल्फ इमेज टूटता है, चाहे बाहर कितनी भी सक्सेस क्यों ना हो। वो बताते हैं कि बहुत लोग कंफ्यूज्ड इसलिए रहते हैं क्योंकि उनकी लाइफ प्रायोरिटीज क्लियर नहीं होती। सब कुछ इंपॉर्टेंट लगने लगता है, लेकिन नर्वस सिस्टम क्लैरिटी पर थ्राइव करता है, कंफ्यूजन पर नहीं। इसलिए लेखक सलाह देते हैं, कुछ कोर वैल्यूज तय करो, परफेक्शन नहीं, क्लैरिटी चाहिए। अब यहां डेली लाइफ की बात आती है। लेखक कहते हैं कि सेल्फ इमेज बड़े फैसलों से कम और छोटे रोजमर्रा के चुनावों से ज्यादा बनता है। आप सुबह कैसे उठते हो, खुद से कैसे बात करते हो, गलती होने पर क्या बोलते हो, ये सब धीरे धीरे आपकी अंदर की तस्वीर बनाते। वो कहते हैं अपने इनर डायलॉग पर ध्यान दो। अगर आप किसी दोस्त से वैसी बात नहीं करते जैसे आप खुद से करते हो, तो वहां प्रॉब्लम है, क्योंकि नर्वस सिस्टम आपकी अंदर की आवाज को अथॉरिटी मानता है। और अगर अथॉरिटी ही अब्यूसिव है तो ग्रोथ कैसे होगी। यहां लेखक कंपैशन को एक स्किल की तरह पेश करते हैं। सेल्फ कंपैशन, इसका मतलब एक्सक्यूजेस देना नहीं है। इसका मतलब है खुद को इंसान मानना। थकान, डर, कंफ्यूजन, ये सब ह्यूमन है। जब आप इन्हें एक्सेप्ट करते हो, तब आप इन्हें मैनेज कर पाते हो। अब एक बहुत सटल लेकिन पावरफुल बात आती है, पेशेंस। लेखक कहते हैं कि ज्यादातर लोग सही डायरेक्शन में चल रहे होते हैं, लेकिन इम्पेशंस की वजह से बीच में ही डायरेक्शन बदल देते हैं। वो कहते हैं ग्रोथ दिखती नहीं है तुरंत, लेकिन हो रही होती है। जैसे बीज के नीचे जड़ें बनती हैं, वैसे ही सेल्फ इमेज के बदलाव भी अंदर ही अंदर होते हैं। वो एक लाइन कहते हैं जो बहुत ग्राउंडिंग है, डू नॉट कंफ्यूज मूवमेंट विथ प्रोग्रेस। मतलब बहुत कुछ करते रहना प्रोग्रेस नहीं है, सही दिशा में शांत और स्टेडी चलना प्रोग्रेस है। यहां सोशल एनवायरनमेंट की भी बात आती है। लेखक कहते हैं कि आप किसके साथ ज्यादा समय बिताते हो, वो आपकी सेल्फ इमेज को प्रभावित करता है। कांस्टेंट नेगेटिविटी, सिनिसिज्म, फियर, ये सब कंटेजस होते हैं। इसका मतलब ये नहीं कि आप सबको छोड़ दो। इसका मतलब है कि आप कॉन्शियस रहो कि क्या आपको नरिश कर रहा है और क्या ड्रेन कर रहा है। अब वही रिलेटेबल इंसान फिर सामने आता है। पहले वो एक्साइटमेंट में बहुत कुछ शुरू करता था और फिर छोड़ देता था। अब वो कम शुरू करता है, लेकिन टिकाऊ। वो जान गया है कि कंसिस्टेंसी लाउड नहीं होती, कंसिस्टेंसी क्वाइट होती है। लेखक यहां कहते हैं कि खुद को बदलने की जर्नी कभी खत्म नहीं होती, लेकिन ये बात डराने वाली नहीं है, ये बात आजादी देने वाली है। क्योंकि इसका मतलब ये है कि आप परफेक्ट बनने के लिए नहीं, प्रेजेंट बनने के लिए यहां हैं।
और इस हिस्से के अंत में एक बहुत रीअश्योरिंग एहसास आता है। लेखक कहते हैं, आप अपने दिमाग के साथ लड़ने के लिए नहीं आए हो, आप उसे ट्रेन करने आए हो। और ट्रेन्ड माइंड कोई मिरेकल नहीं करता, वो बस रोज थोड़ा बेहतर काम करता है। अब किताब अपने आखिरी चरणों की तरफ बढ़ रही है। अगले हिस्से में लेखक उस अंतिम लेकिन सबसे महत्वपूर्ण चीज की बात करते हैं, खुद के साथ दोस्ती। क्योंकि जब इंसान खुद का दोस्त बन जाता है, तब उसे दुनिया से लड़ने की जरूरत नहीं पड़ती। अब यहां किताब एक ऐसे मुकाम पर पहुंचती है जहां सारी तकनीकें, सारे अभ्यास, सारे कॉन्सेप्ट्स एक बहुत मानवीय सच्चाई में घुलने लगते हैं, खुद के साथ दोस्ती। यार, सुनने में ये बात बहुत सॉफ्ट लगती है, ऑलमोस्ट पोएटिक। लेकिन लेखक साफ कहते हैं कि जब तक इंसान खुद का दुश्मन बना रहेगा, तब तक कोई टेक्निक उसे स्थायी शांति या सफलता नहीं दे सकती। मैक्सवेल मेल्ट्स कहते हैं कि ज्यादातर लोग अपनी जिंदगी ऐसे जीते हैं जैसे उनके अंदर कोई कठोर जज बैठा हो। हर गलती पर सजा, हर कमी पर ताना, हर डर पर शर्म। और मजेदार बात यह है कि बाहर से लोग चाहे कुछ भी कहें, सबसे कड़ी आवाज अंदर की ही होती है। वही आवाज जो कहती है, तुम फिर चूक गए, तुमसे नहीं होगा, तुम दूसरों जैसे क्यों नहीं हो। लेखक कहते हैं कि ये इनर क्रिटिक कोई सच बोलने वाला नहीं है, ये बस पुरानी कंडीशनिंग की रिकॉर्डिंग है। बचपन की बातें, पुराने अनुभव, किसी की कही हुई लाइन, सब मिलकर एक लूप बना लेते हैं। और इंसान ये भूल जाता है कि ये आवाज वो खुद नहीं है, ये सिर्फ एक आदत है। यहां वो एक बहुत गहरी बात कहते हैं, इंसान खुद से वैसा व्यवहार करता है जैसा वो मानता है कि वो डिजर्व करता है। अगर अंदर ये बिलीफ बैठा है कि मैं कम हूं, तो इंसान खुद को थकाएगा, खुद को रोकेगा, खुद को खुश नहीं होने देगा। लेकिन अगर सेल्फ इमेज हील होने लगे, तो सेल्फ ट्रीटमेंट भी बदलने लगता है। लेखक कहते हैं, खुद के साथ दोस्ती का मतलब ये नहीं कि आप अपनी गलतियों को नजरअंदाज करने लगो। दोस्ती का मतलब है ऑनेस्टी के साथ करे। जैसे आप किसी दोस्त को गलती पर सच बताते हो, लेकिन उसे तोड़ते नहीं, वैसे ही खुद से भी बात करनी होती है। वो बताते हैं कि सेल्फ क्रिटिसिज्म और सेल्फ करेक्शन में फर्क है। सेल्फ क्रिटिसिज्म कहती है तुम बेकार हो, सेल्फ करेक्शन कहती है ये तरीका ठीक नहीं था, अगली बार बेहतर करेंगे। पहली नर्वस सिस्टम को डर में डाल देती है, दूसरी उसे सीखने के लिए ओपन करती है। एक लाइन जो यहां बहुत सॉफ्टली आती है, लेकिन बहुत कुछ बदल देती है। ट्रीट योरसेल्फ एज यू वुड ट्रीट समवन यू लव। मतलब खुद से वही व्यवहार करो जो तुम किसी अपने से करते हो। अगर कोई अपना थक गया हो, तो क्या तुम उसे गालियां दोगे? नहीं। तो खुद को क्यों देते हो? अब लेखक बताते हैं कि खुद से दोस्ती का एक बड़ा हिस्सा है सेल्फ ट्रस्ट। बहुत लोग खुद पर भरोसा नहीं करते, वो हर फैसले में खुद को डाउट करते हैं। क्या मैं सही कर रहा हूं? कहीं गलती तो नहीं? लेखक कहते हैं, सेल्फ ट्रस्ट परफेक्ट डिसीजंस से नहीं बनता, सेल्फ ट्रस्ट बनता है इस भरोसे से कि गलती हुई भी तो मैं संभाल लूंगा। जब आप खुद पर यह भरोसा बना लेते हो, तब फियर कम हो जाता है। क्योंकि डर का असली कारण गलत फैसला नहीं होता, गलत फैसले के बाद खुद से मिलने वाला व्यवहार होता है। अगर आप जानते हो कि आप खुद को संभाल लोगे, तो रिस्क लेना आसान हो जाता है। यहां वो अकेलेपन की भी बात करते हैं। बहुत लोग भीड़ में रहते हुए भी अकेले होते हैं, क्योंकि वो खुद के साथ कनेक्ट नहीं होते। जब आप खुद के साथ कंफर्टेबल हो जाते हो, तब अकेलापन सॉलिट्यूड में बदल जाता है। और सॉलिट्यूड कोई खालीपन नहीं है, वो स्पेस है जहां क्लैरिटी आती है। लेखक कहते हैं कि क्वाइट मोमेंट्स से मत डरो, साइलेंस में ही असली सेल्फ इमेज दिखता है। अगर साइलेंस डरावना लगता है, तो इसका मतलब है कि अंदर कुछ अनरिजॉल्व्ड है, और उससे भागने की बजाय उसे धीरे धीरे समझना ज्यादा ठीक है। अब एक प्रैक्टिकल बात आती है सेल्फ डायलॉग बदलने की। लेखक कहते हैं कि आपको अपनी अंदर की भाषा बदलनी होगी। हर बार जब आप खुद को कठोर शब्दों में जज करते हो, कॉन्शियसली लैंग्वेज सॉफन करो। मैं बेवकूफ हूं की जगह मैं कंफ्यूज्ड था। लैंग्वेज नर्वस सिस्टम पर सीधा असर डालती है। वो बताते हैं कि लैंग्वेज बदलने से सोच बदलती है, सोच बदलने से फीलिंग, और फीलिंग बदलने से बिहेवियर। ये कोई मैजिक नहीं है, ये ट्रेनिंग है।
अब वही रिलेटेबल इंसान फिर सामने आता है। पहले वो खुद से लड़ता रहता था, हर दिन एक बैटल था। अब वो खुद के साथ बैठना सीख रहा है। वो खुद को समझने की कोशिश करता है, न कि हर समय सुधारने की। और इसी समझ से उसके एक्शंस भी धीरे धीरे बदलने लगते हैं। लेखक यहां कहते हैं कि खुद से दोस्ती करने का मतलब है खुद को परमिशन देना ह्यूमन होने की, थकने की, कंफ्यूज होने की, सीखने की। जब आप खुद को ह्यूमन मान लेते हो, तब आप दूसरों को भी ह्यूमन देख पाते हो, और वहीं से रिश्तों में भी गहराई आती है। अब इस हिस्से के अंत में लेखक एक बहुत शांत लेकिन मजबूत सच्चाई कहते हैं। वो कहते हैं, जब इंसान खुद के साथ शांति में होता है, तब उसे खुद को साबित करने की जरूरत नहीं होती। वो कंपीट कम करता है, कंट्रीब्यूट ज्यादा करता है, और यही असली मैच्योरिटी है। अब किताब अपने आखिरी हिस्सों की तरफ बढ़ रही है। अगले भाग में लेखक पूरे साइबरनेटिक्स को एक साथ समेटते हैं जैसे एक जीवन दर्शन। वो दिखाते हैं कि कैसे सेल्फ इमेज, गोल, पीस और सेल्फ फ्रेंडशिप मिलकर एक ऐसा जीवन बनाते हैं जहां इंसान भागता नहीं, चलता है, और यहीं से अंतिम परिवर्तन पूरा होने लगता है। अब यहां आकर किताब सच में एक जीवन दर्शन की तरह सामने आने लगती है। अब ये अलग अलग चैप्टर्स, टेक्निक्स या एक्सरसाइजेस की किताब नहीं रह जाती, बल्कि जीने का एक ढंग बन जाती है। लेखक अब सब कुछ एक साथ जोड़ते हैं: सेल्फ इमेज, गोल सेटिंग, इमेजिनेशन, हैबिट्स, कॉन्फिडेंस, पीस और खुद से दोस्ती। और यार, यहां एक बात बहुत साफ हो जाती है कि साइबरनेटिक्स आपको कोई नई पहचान नहीं देता, ये आपको आपकी असली पहचान तक वापस लाता है। मैक्सवेल मेल्ट्स कहते हैं कि इंसान की जिंदगी दो तरीकों से चल सकती है। एक, डर और कंट्रोल से। दूसरा, भरोसे और डायरेक्शन से। डर वाला इंसान हर कदम पर खुद को बचाने की कोशिश करता है। वो रिस्क से भागता है, गलतियों को छुपाता है और अप्रूवल ढूंढता रहता है। भरोसे वाला इंसान आगे बढ़ता है। उसे पता है कि वो परफेक्ट नहीं है, लेकिन केपेबल है। और यही फर्क पूरी जिंदगी का अनुभव बदल देता है। लेखक यहां एक बहुत गहरी बात कहते हैं। ज्यादातर लोग जिंदगी को प्रूव करने में लगा देते हैं। खुद को प्रूव करना, अपनी वैल्यू प्रूव करना, दूसरों को गलत साबित करना। लेकिन जब सेल्फ इमेज स्टेबल हो जाता है, तो प्रूव करने की जरूरत खत्म हो जाती है। फिर इंसान जीने लगता है, दिखाने नहीं। वो कहते हैं कि सेल्फ इमेज सही हो जाए तो गोल का रिश्ता भी बदल जाता है। गोल अब कॉम्पनसेशन नहीं रहता, मतलब आप किसी कमी को भरने के लिए गोल नहीं बनाते। गोल अब एक्सप्रेशन बन जाता है, आप जो हो उसे बाहर लाने का तरीका। और यही वजह है कि ऐसे गोल्स थकाते नहीं, एनर्जाइज करते हैं। यहां लेखक सक्सेस और हैप्पीनेस को फिर से एक साथ रखते हैं। वो कहते हैं, जब आप सक्सेस को हैप्पीनेस खरीदने का तरीका बना लेते हो, तब आप कभी सेटिस्फाइड नहीं होते। लेकिन जब आप हैप्पीनेस को रास्ते में जीते हो, तब सक्सेस नेचुरली फॉलो करती है, क्योंकि रिलैक्स्ड, कॉन्फिडेंट और क्लियर इंसान बेहतर डिसीजंस लेता है। वो एक सटल लेकिन पावरफुल आइडिया रखते हैं: लेट गो ऑफ द ओल्ड सेल्फ। इसका मतलब ये नहीं कि पास्ट को नकार दो। इसका मतलब है कि पुराने लेबल्स, पुराने डर, पुराने कंक्लूजन्स को अंतिम सच मत मानो। बहुत लोग आज भी उस वर्जन से ऑपरेट कर रहे होते हैं जो वो साल पहले थे। लेकिन इंसान इवॉल्व करता है, सेल्फ इमेज को भी इवॉल्व करना पड़ता है। लेखक कहते हैं, आप वही नहीं हो जो आपके साथ हुआ। आप वो भी नहीं हो जो आपने एक समय पर मान लिया था। आप वो हो जो आप कॉन्शियसली चुनते हो आज। यहां फ्रीडम की बात आती है। लेखक कहते हैं कि असली आजादी बाहर से नहीं आती, ना पैसे से, ना पोजीशन से। असली आजादी आती है उस दिन जब आप अपने अंदर के डर के डिक्टेटर से आजाद हो जाते हो। जब आप ये तय कर लेते हो कि आपकी वर्थ किसी एक रिजल्ट, एक इंसान या एक राय से तय नहीं होगी। वो बताते हैं कि ऐसे इंसान की चाल बदल जाती है। वो भागता नहीं है, वो हड़बड़ाता नहीं है, वो ज्यादा प्रेजेंट रहता है। और प्रेजेंट इंसान जिंदगी को ज्यादा गहराई से महसूस करता है। यहां लेखक बताते हैं कि साइबरनेटिक्स का असली उद्देश्य एक्स्ट्रॉर्डिनरी बनाना नहीं है। इसका उद्देश्य नॉर्मल को हेल्थी बनाना है, क्योंकि ज्यादातर दर्द एक्स्ट्रॉर्डिनरी एक्सपेक्टेशंस से आता है, खुद से, जिंदगी से, दूसरों से।
जब एक्सपेक्टेशंस रियलिस्टिक और सेल्फ इमेज कंपैशनेट होता है तब जिंदगी भारी नहीं लगती। अब वही फैमिलियर इंसान फिर सामने आता है, लेकिन अब वो बदला हुआ है। पहले वो खुद से लड़ता था, अब वो खुद के साथ चलता है। पहले वो हर दिन खुद को सुधारने की कोशिश करता था, अब वो खुद को समझते हुए आगे बढ़ता है। और यही बदलाव सबसे बड़ा है। लेखक कहते हैं कि मैच्योरिटी का मतलब ये नहीं कि आप स्ट्रांग दिखने लगो। मैच्योरिटी का मतलब है कि आप ऑनेस्ट हो जाओ, अपनी लिमिटेशंस के साथ, अपनी स्ट्रेंथ्स के साथ। क्योंकि ऑनेस्टी नर्वस सिस्टम को रिलैक्स करती है, प्रिटेंडिंग उसे टेंस करती है। अब यहां एक बहुत शांत लेकिन पावरफुल बात आती है। लेखक कहते हैं जब सेल्फ इमेज हील हो जाता है तब जिंदगी की स्पीड बदल जाती है। आप जल्दी नहीं करते, लेकिन देर भी नहीं करते। आप सही समय पर सही कदम लेते हो, क्योंकि डर डिसीजन नहीं ले रहा होता। वो बताते हैं कि इस अवस्था में इंसान दूसरों से कंपीट कम करता है, खुद को एक्सप्रेस ज्यादा करता है, और यही अवस्था असल में फुलफिलमेंट देती है। अब इस हिस्से के अंत में एक बहुत मानवीय एहसास आता है। लेखक कहते हैं आप यहां किसी रेस को जीतने नहीं आए हो, आप यहां खुद के अनुभव को पूरा करने आए हो। और साइबरनेटिक्स आपको वही अनुमति देता है पूरी तरह जीने की। अब बस एक आखिरी कड़ी बचती है। अंतिम भाग में लेखक इस पूरे दर्शन को जीवन में उतारने की अंतिम समझ देते हैं, कैसे बिना ज्यादा सोच विचार के, बिना सेल्फ प्रेशर के, इन सबको रोजमर्रा की जिंदगी में जिया जाए। वहीं पर किताब पूरी नहीं होती, बल्कि शुरू होती। अब यहां आकर किताब किसी निष्कर्ष पर नहीं, बल्कि एक शांत शुरुआत पर पहुंचती है। जैसे कोई लंबी, थकाने वाली लेकिन सच्ची बातचीत हो, और अंत में सामने वाला बस इतना कह दे, अब तुम खुद चल सकते हो। मैक्सवेल मेल्ट्स इस आखिरी हिस्से में कोई नया कॉन्सेप्ट नहीं जोड़ते, वो कोई और टेक्निक नहीं देते। वो बस यही दिखाते हैं कि अगर आपने अब तक जो समझा है उसे जिंदगी में कैसे रहने देना है। वो कहते हैं कि साइबरनेटिक्स कोई ऐसा सिस्टम नहीं है जिसे रोज रोज याद करके फॉलो करना पड़े। अगर ऐसा करना पड़ रहा है तो मतलब अभी सेल्फ इमेज पूरी तरह अंदर नहीं उतरा। असली बदलाव तब होता है जब ये सारी बातें एफर्टलेस हो जाती हैं, जब आप बिना सोचे सही रिस्पॉन्स देने लगते हो, जब डर आता है लेकिन डिसीजन नहीं लेता, जब गलती होती है लेकिन पहचान नहीं टूटती। लेखक कहते हैं कि जीवन में एक समय ऐसा आता है जब इंसान को खुद पर काम करना बंद कर देना चाहिए। ये बात सुनकर लोग चौंक जाते हैं, लेकिन उनका मतलब साफ है। जब आप खुद को लगातार सुधारने की प्रोजेक्ट बना लेते हो, तब आप ये मान लेते हो कि अभी आप पर्याप्त नहीं हो, और यही बिलीफ सेल्फ इमेज को फिर से कमजोर कर देता है। वो कहते हैं सीखो, बढ़ो, लेकिन खुद को फिक्स करने की जिद छोड़ दो, क्योंकि आप टूटे हुए नहीं हो, आप कंडीशनड हो, और कंडीशनिंग धीरे धीरे प्यार से बदलती है। अब यहां लेखक नॉर्मल लाइफ की बात करते हैं। वो कहते हैं कि बहुत लोग एक्स्ट्रॉर्डिनरी बनने के चक्कर में नॉर्मल जॉयज खो देते हैं। हर दिन मीनिंगफुल होना चाहिए, हर पल प्रोडक्टिव होना चाहिए, ये प्रेशर इंसान को थका देता है। साइबरनेटिक्स आपको ये परमिशन देता है कि आप नॉर्मल दिन भी जी सकते हो, बिना गिल्ट के, क्योंकि सेल्फ वर्थ परफॉर्मेंस से नहीं आती। वो कहते हैं कि असली ग्रोथ अक्सर बोरिंग लगती है। कोई ड्रामेटिक मोमेंट नहीं होता, कोई लाउड अनाउंसमेंट नहीं होता। बस एक दिन आप नोटिस करते हो कि आप पहले से कम रिएक्ट कर रहे हो, कम डर रहे हो, ज्यादा प्रेजेंट हो। और यही सबसे बड़ा बदलाव है। यहां लेखक इंट्यूशन की बात करते हैं। जब सेल्फ इमेज स्टेबल हो जाता है तो इंट्यूशन साफ होने लगती है। आप हर चीज लॉजिकल एनालिसिस से नहीं करते। कई बार आपको बस पता होता है कि क्या सही है, और ये कोई मिस्टिकल चीज नहीं है, ये ट्रेंड सबकॉन्शियस की आवाज है। वो कहते हैं इंट्यूशन पर भरोसा तभी किया जा सकता है जब सेल्फ इमेज डर से नहीं, भरोसे से बना हो, वरना डर भी इंट्यूशन जैसा ही लगता है। फर्क समझना बहुत जरूरी है। लेखक ये भी कहते हैं कि अब आपको खुद को कॉन्स्टेंटली मोटिवेट करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। मोटिवेशन एक स्पार्क है, फ्यूल नहीं। फ्यूल सेल्फ इमेज है। जब अंदर की तस्वीर ठीक हो जाती है तो काम अपने आप होता है, आपको खुद को घसीटना नहीं पड़ता। अब वही इंसान जिसकी कहानी पूरे समय चलती रही,
आखिरी बार सामने आता है। अब वो परफेक्ट नहीं है, उसके पास अभी भी चैलेंजेस हैं, लेकिन एक फर्क है, अब वो खुद से भागता नहीं है, वो खुद से लड़ता नहीं है। वो जानता है कि चाहे आगे क्या आए, वो खुद के साथ खड़ा रहेगा। और यही भरोसा उसे शांत भी रखता है, मजबूत भी। लेखक कहते हैं कि दुनिया आपको हमेशा टेस्ट करेगी। लोग क्रिटिसाइज करेंगे, हालात बदलेंगे, प्लान्स फेल होंगे। साइको साइबरनेटिक्स आपको इन सब से बचाने नहीं आया, ये आपको इनके बीच स्टेबल रहने की क्षमता देने आया है। एक आखिरी लाइन जो किताब को बहुत सुंदर तरीके से बंद करती है, वो कुछ ऐसी भावना छोड़ती है, आप अपने दिमाग के स्लेव नहीं हो, आप उसके ऑपरेटर हो। और ऑपरेटर बनने का मतलब कंट्रोल नहीं, समझ है। अब यहां कोई ग्रैंड एंडिंग नहीं है, कोई अब आप ये बन गए वाला दावा नहीं है। बस एक शांत एहसास है कि आप ठीक हैं, सीखते हुए, गिरते हुए, संभलते हुए आप ठीक हैं। और शायद यही इस किताब का सबसे बड़ा तोहफा है। ये आपको फ्यूचर का वादा नहीं देती, ये आपको प्रेजेंट से दोस्ती करवा देती है। यहीं साइको साइबरनेटिक्स खत्म नहीं होती, यहीं से आपकी जिंदगी में बिना शोर किए चुपचाप चलना शुरू करती है।